प्रवासी श्रमिक, माइग्रेंट लेबर इशू, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, फुल एनालिसिस। नमस्कार प्यारे छात्रों और साथियों। पैंडेमिक के लॉकडाउन के बाद जिस एक विषय ने भारत की अंतरात्मा को और भारत के संवेदनशील नागरिकों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है, वो है हमारे लाखों लाखों प्रवासी मजदूरों का अचानक से हुआ पलायन। द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ migrant laborers working in the big cities of India, the rapid speed with which they undertook their reverse migration, facing all kinds of hurdles and odds, has really shaken up this country. तो आज हमारे पास एक मौका है बहुत गहराई से, बारीकी से, परीक्षा के लिहाज से भी और एक नागरिक के हिसाब से भी इस मुद्दे को समझने का। आखिर माइग्रेंट लेबरर्स हैं कौन, ये आते कहाँ से हैं, ये करते क्या हैं, इनके अधिकार क्या हैं, इनके प्रति सरकारों की जिम्मेदारियां, यानी स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है, न्यायपालिका का इसमें क्या रोल है, हमारी अर्थव्यवस्था में इनका योगदान कितना है, डोमेस्टिक कितने हैं, सर्कुलर कितने हैं, इंटरनेशनल कितने हैं। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो दरअसल सामाजिक चर्चा का कभी हिस्सा ही नहीं बनता, आज हमें शानदार मौका है 1.5 घंटे बात करने का। तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः। आज हमारी तपस्या सीरीज का 47वां सेशन आ चुका है। तपस्या में हम आप तक 150 सेशंस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी आज हम 47 पर हैं, तो अच्छी यात्रा चलेगी। आपका प्यार और साथ इसी तरह बना रहे। याद रखिएगा, ये एक प्राइमर है बिगिनर्स के लिए। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, होम मेकर्स भी हो सकते हैं, अभी एकदम बिगिनर लेवल पर इन मुद्दों को थोड़ा गहराई से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए हमारी ये सीरीज बहुत बहुत यूजफुल होगी। जैसा मैंने कहा, क्योंकि इसमें हम एकदम जीरो से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ऑडियो वीडियो सब बराबर है। कहीं भी कोई टेक्निकल इश्यू हो तो आप कमेंट्स में बता देना, तो हम अगले सेशन में भैया उसको ठीक भी कर लेंगे। और आते ही सेशन को लाइक और शेयर कर लिया करो, थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दीप बैनर्जी कोलकाता से बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं। थैंक यू सो मच दीप, आपने इतना अच्छा लिखा है। हम इन बच्चों के टेस्टिमोनियल्स आपके साथ इसलिए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, की आपको ये पता चले कि लोग कितने अलग अलग तरीकों से जीवन में अपनी एक सफलता की यात्रा की कहानी गढ़ रहे हैं। मोटिवेशन मिलता है ना एक दूसरों को। तो ये पीटी जायस एकेडमी और पीटी एजुकेशन परिवार के सदस्य हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दीप, आपने कुछ मूलभूत सवाल इसमें उठाया है। बाकी लोगों से निवेदन है, दीप के उठाए सवाल पर टिप्पणी जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। ऋषभ त्रिपाठी गुड़गांव से कारगिल कंपनी में काम कर रहे हैं। दुनिया की काफ़ी बड़ी एक कंपनी है, सीड्स कंपनी है, और एग्रीकल्चर और फार्मा क्षेत्र में ये काम करती है, मेनली एग्रीकल्चर क्षेत्र में। तो आप काफ़ी लंबे समय से एक वर्किंग एग्जीक्यूटिव हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं। बेसिकली इनका टेस्टिमोनियल हमें ये बताता है कि किस प्रकार से नॉलेज की हंगर को कभी भी शांत नहीं होने देना है, क्योंकि 21st सेंचुरी नॉलेज वर्कर्स की है, रॉ मटेरियल नॉलेज है। अगर इसको हम ग्रूम नहीं करेंगे तो हम रेस में पिछड़ सकते हैं, और आने वाला समय वैसे भी चुनौतियों से भरा है। तो थैंक यू ऋषभ, आप भी अपने आप में एक रोल मॉडल हैं। गॉड ब्लेस यू, खूब पढ़िए, जीवन में खूब आगे बढ़िए। तो बच्चों, देरी किस बात की, टेस्टिमोनियल लिखिएगा। जब आप पीडीएफ आज का डाउनलोड करेंगे, ये लिंक अपने आप ओपन होगी। तपस्या से जुड़े बच्चों में शैलेश खरे दिल्ली से, ओम प्रकाश बीकानेर से और अमन कैंटूरा दिल्ली से बहुत प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हैं। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, और ऑफिशियली तपस्या में भी एनरोल जरूर कर लीजिएगा। प्रवासी श्रमिक मुद्दे में 12 चीजें लाया हूं मैं आपके लिए। मुझे बहुत खुशी है आपसे जो फीडबैक मिल रही कि सर ये पॉइंट वाइज आप पढ़ाते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। बहुत बढ़िया। तो हमेशा स्ट्रक्चर्ड ही रहना चाहिए, हम स्ट्रक्चर्ड ही पढ़ाएंगे। व्हाट हैपेंड इन 2020, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, माइग्रेंट्स के कुछ फंडामेंटल डिसएडवांटेजेस, उनकी कुछ बेसिक कमजोरियां, माइग्रेशन कॉरिडोर्स इन इंडिया। तो भारत में जितने भी ये प्रवासी मजदूरों के गलियारे हैं, ये कौन से हैं, 3 श्रेणियां कौन सी हैं माइग्रेंट्स की। उसके बाद विस्तार में आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की। 7वें में हम देखेंगे कोई कानून है भी क्या देश में, मतलब माइग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे तो कानून ही कानून है, कानूनों की कोई कमी नहीं हमारे देश में। प्रोविजंस ऑफ द लॉ, अगर ऐसा कानून है तो प्रावधान क्या है। न्यू लेबर कोड 2019 जो मोदी सरकार लाई, उसमें क्या नए प्रावधान थे। कर्नाटक सरकार और IIM अहमदाबाद के 2 केसेस, जो कि एक बड़े स्पेसिफिक केसेस हैं, इस पृष्ठभूमि में डिस्कस करने लायक हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। 11वां बिंदु बड़ा मजेदार है कि आखिर हम इन प्रवासियों की मदद करें तो क्यों करें, और यहां से आगे 6 महीने अब क्या होगा, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और फिर सारांश। तो शुरू करें दोस्तों, विथ योर परमिशन वी स्टार्ट व्हाट हैपेंड इन 2020। सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों
कि आखिर 2020 में ऐसा क्या हो गया कि भैया आपको और मुझे इस मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। हम सभी जानते हैं 2020 में कोविड-19 हो गया, और क्योंकि कोविड-19 आधिकारिक तौर पर एक पैंडेमिक है, वैश्विक महामारी जो अलग अलग कैटेगरीज में WHO डिफाइन करता है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, तो भारत सरकार को भी बहुत ही एहतियाती और कड़े कदम उठाते हुए देश को लॉकडाउन में डालना पड़ा। तो इससे क्या हुआ? इससे एक ऐसी चीज हुई कि जो एक स्टेटस को 70 सालों से बना हुआ था, जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, स्टेटस तो यानी यथास्थिति जो 1950 से बनी हुई थी 2020 तक, कि माइग्रेंट वर्कर्स भारत में हैं लेकिन वो इनविजिबल हैं, वो किसी को दिखते नहीं हैं, वो म्यूट हैं, उनकी आवाज नहीं है, वो गूंगे हैं, वो राइटलेस हैं, उनके अधिकार नहीं है, वो कुछ मांगते ही नहीं हैं, और ना वो किसी को दिख रहे हैं, ना उनको कुछ अधिकार हैं, ना वो कभी शिकायत करने की स्थिति में होते हैं। तो वो एक पूरा हमारा बेस बना हुआ था शहरी अर्थव्यवस्थाओं का, करोड़ों करोड़ों लोगों से, और हम उनके बारे में कभी चर्चा करते ही नहीं थे। तो पैंडेमिक और लॉकडाउन से ये हुआ कि ये पूरा सिस्टम ऐसे हिला और वो लोग निकलकर बाहर आए और घर को चलने लगे। अब भारत की प्रिविलेज क्लासेस ने, आपके हमारे जैसे मिडिल क्लासेस ने, अमीरों ने, नेताओं ने पहली बार देखा कि करोड़ों भारतीय इस तरह से शहर छोड़ के गांवों की तरफ जा सकते हैं, स्टेटस को धता बता के। उनसे जब पूछा गया क्यों जा रहे हैं, तो कईयों का कहना है मरना ही है तो गांव में जाके मरेंगे, भाई अब तो परिवार के साथ ही रहेंगे, अब भाई यहां कुछ है ही नहीं, अब भाई सब बंद है, पैसा ही नहीं है, करूंगा क्या, खाना ही नहीं है, बहुत सारे कारण आए और लोग वापस चले गए। तो जब हम देखते हैं कि यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है, मतलब एक पॉजिटिव रूप में तो नहीं ही है, स्टेटस को बुरी तरह से हिलता है और ये प्रवासी मजदूर चलते हुए अपने घरों की तरफ निकल पड़ते हैं। आपको बात समझ में आई? अब इसमें इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, इमेंस हार्डशिप्स हो रही हैं, और जब इनकी दिक्कतें धीरे 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 मीडिया में सामने आने लगी, तो भारत के नागरिकों ने यह सोचना शुरू किया, ये भी भारत के नागरिक हैं, तब भारत के नागरिकों ने जो अपने घरों में बैठे हैं 4G फोन लेकर आराम से, उन्होंने तब यह सोचना शुरू किया कि इनको तकलीफ क्यों आ रही है, कोई इन्हें बसेस क्यों नहीं दे रहा है, ट्रक्स क्यों नहीं दे रहा है, रेल क्यों नहीं दे रहा है, इनको हम सहायता क्यों नहीं दे पा रहे हैं, खाना, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताओं को। अब ऐसा भी नहीं कि 5 किलोमीटर चल रहे हैं, कोई 500 किलोमीटर जा रहा है, कोई 700, कोई 1000, कोई 1200 पैदल। इट इज अ रिमार्केबल सिचुएशन। तो पार्टीशन के समय जिस प्रकार का एक अचानक से मास माइग्रेशन हुआ था, उससे कई गुना बड़ा मास माइग्रेशन हमने मार्च, अप्रैल, मई, जून में देख लिया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हुई है। अगर आप इस बात को गहराई से, संवेदनशीलता से देखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे। इनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती, जो कुछ बचत होती है वो सीधे अपने घरों को भेज देते हैं, और शहरों में रहते समय न इनके पास पक्के ड्वेलिंग्स होते हैं, रहते हैं ये शैंटीज में हैं या बिल्कुल अस्थायी रूप से कहीं रहते हैं, फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री में ठहरा लिया, वहां ठहर जाते हैं, और बचत के नाम पर कुछ बचता नहीं है, तो फिर लंबे समय तक रुकने का इनके पास कोई साधन भी नहीं था। यह बात समझ में आई, और पैदल चलना उन्होंने शुरू किया। तो बेसिकली 2020 में यह हुआ है मेरे प्यारे साथियों, द इनविजिबल हैव सडनली बिकम विजिबल। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसका असर भारत की श्रम व्यवस्था पर, श्रमिक बाजारों पर, वेज बाजार पर बहुत लंबे समय तक आने वाला है, राजनीति पर भी आएगा। So the invisible have suddenly become visible because of the pain and anguish, because of the virus. अब वायरस आया, उसमें तो किसी की गलती नहीं, लॉकडाउन तो करना ही था, लेकिन न तो स्थानीय सरकारों ने, न राज्य सरकारों ने, न केंद्र सरकारों ने 70 सालों में, 7 दशकों में सच्चे अर्थों में माइग्रेंट लेबरर्स के लिए कुछ किया। वो इस बार साबित हो गया। यह हमारी सामाजिक विफलता है। किसी एक पर उंगली उठाने से क्या होगा, आपकी मेरी सबकी विफलता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? तो हम जब पार्टीशन की बात करते हैं, भारत के विभाजन की, तब ऐसा बताते हैं प्यारे दोस्तों कि तब लगभग 1.5 करोड़ लोगों का फोर्स्ड माइग्रेशन
अचानक से हुआ था। तो इस बार ये इससे कई गुना ज्यादा है, 1.5 करोड़ एक्स है इस बार। 4, 5, 6 करोड़ जाने कितने लोग मूव कर गए हैं, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, क्योंकि कोई ऑफिशियल डेटा माइग्रेंट लेबरर्स पर भारत में किसी भी मंत्रालय के पास नहीं है। यह सब मानवीय त्रासदी जब हुई तो लोगों ने केंद्र सरकार से कहा कि तुरंत इनको खाना मुहैया कराया जाए। तो वित्त मंत्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट है 2 दिन पहले का, आप डेटा तो दीजिए मुझे, आप मुझे बताइए कितने माइग्रेंट्स है, कहाँ है, नाम पता फोन नंबर दो, हम अरेंज करते हैं। वेयर इज द डेटा? मतलब 70 साल में हमारे पास आज कोई सिस्टम नहीं बन पाया, केवल एनजीओ और दूसरे संस्थानों के पास जो लोकलाइज डेटा है, और कुछ 1-2 नेशनल लेवल पर भी आजीविका जैसे लोग काम कर रहे हैं। सरकारों के पास आधिकारिक रूप से इन्हें मदद करने के साधन टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और एज अ कंट्री हमें इसको देखना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, सबके फंडामेंटल राइट हैं, तो आप इग्नोर तो कर नहीं सकते ना। क्या आपको अभी तक की सारी बात समझ में आई? तो इस मानवीय त्रासदी ने हमें एक मौका दिया इस बात को समझने का। कितनी नौकरियां अप्रैल 2020 में अचानक से समाप्त हुई? भारत में एक प्राइवेट कंपनी है CMIE, इसके सीईओ है महेश व्यास, अच्छा काम करते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नाम है। जैसा सरकार मॉस्पी से करती है वैसा CMI वाले प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। मॉस्पी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मालूम है ना आपको? CSO उसी की तरफ आता है और NSO हो गया है, वो NSSO CSO इसमें मर्ज कर दिए गए। तो CMI ने यह बताया कि अप्रैल के महीने में 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरियां समाप्त हो गई लॉकडाउन के चलते। या तो उनको लोगों ने निकाल दिया, उनके मालिकों ने, या सीधे सीधे इंडस्ट्रीज ही बंद हो गई। समझ में आया? तो ये काफी बड़ा नंबर है दोस्तों, 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, तो ये तो कोई मजाक नहीं है। और इसमें से 3/4 जो थे, ये CMI वालों का कहना है, वो स्मॉल ट्रेडर्स और वेज लेबरर्स थे, छोटे 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 व्यापारी और स्मॉल ट्रेडर्स और वेज लेबरर्स है ना, दिहाड़ी मजदूर। बात समझ में? दिहाड़ी हो गया, हफ्ते के हिसाब से हो गया, महीने के हिसाब से हो गया, जो भी हो गया। तो इसीलिए उस वक्त जब ये बहुत भयानक कहानियां सामने आने लगीं, तो पूरे भारत में कई लोगों ने एक मांग की थी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ PDS हम क्यों नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ PDS का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जाके PDS की 5 लाख फेयर प्राइस शॉप से खाना ले ले। भूख से मरे तो नहीं, कोई बूढ़ी अम्मा मर रही, वो जाके खाना ले सकती है। उसमें दस्तावेज एक बहुत बड़ी समस्या बन गए, दस्तावेज और आधार। तो तब ये कहा गया कि अभी ये सब हटाओ, अभी लोगों को खाना दो, लोग भूख से मर रहे हैं। इसलिए यह मुद्दा इतना निकलकर सामने आया। लेकिन दोस्तों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 24-25 मार्च से जब से कहानी शुरू हुई, उसके 40 दिनों के बाद पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। तो जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली, वो चली तो 40 दिनों के बाद चली। उसके बाद सैकड़ों चली और हजारों लोगों को हर ट्रेन ले लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम करने लगी। बट इट टुक अस 40 days फॉर दैट सॉल्यूशन टू कम। इससे क्या साबित होता है? जैसा मैंने कहा, दे आर इनविजिबल। ऐसा हमारी परिस्थिति में, ऐसा हमारे देश की इकोनॉमी में क्या है कि हमारे ये भाई बहन प्रवासी मजदूर इनविजिबल हो गए 70 सालों में। याद रखिएगा, मैं किसी एक सरकार के बारे में नहीं बोल रहा हूं। 1950 से लेकर आज तक ये कहीं मेन एजेंडा में आ नहीं रहे हैं। इसी को हमें समझना है, क्योंकि उसी से समाधान निकलेंगे। बात समझ में आई दोस्तों आपको? समस्या पर बात करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि समाधान निकालना है तो पहले समस्या पे तो बात होगी। थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस माइग्रेंट लेबर इशू की वैश्विक स्वरूप में देख ली जाए। वो एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, आपकी समझ के लिए भी बहुत जरूरी है, और प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए बहुत यूजफुल है। तो हम फंडामेंटल डिसएडवांटेज फॉर माइग्रेंट्स पर आए, उससे पहले आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड में बताना चाहूंगा। प्यारे साथियों, आपने सुना होगा फ्रांस में एक बहुत खतरनाक क्रांति आई थी 1789 में। सुना है आपने? तो जिन लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जरूर पढ़ा होता है। ऐसा कहते हैं कि आधुनिक इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति वो मील का पत्थर थी जिसने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे मूल्यों को एक आम आदमी की पहुंच में लाया। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे इनपुट्स आपको अलग अलग पेपर्स के लिए, एसेस के लिए, अपनी स्पीचेस के लिए बहुत कारगर होंगे। फ्रांसीसी भाषा में इसको लिबर्टे, इगैलिटे, फ्रेटर्निटे कहते हैं। लिबर्टे, इगैलिटे, फ्रेटर्निटे, यानी लिबर्टी
स्वतंत्रता, इक्वालिटी समता, फ्रेटर्निटी बंधुत्व। समझ में आया ना आपको? स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। तो 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति आई तो क्या थी वो क्रांति? वहां का जो 90-95% सर्वहारा वर्ग था उसने समाज की व्यवस्था को उल्टा कर दिया। उल्टा उल्टा। कैथोलिक चर्च को पूरी तरह जला के राख कर दिया गया, पादरियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया, कैथोलिक चर्च की सारी जमीनें ले ली गई, एरिस्टोक्रेटिक वर्ग को, राजाओं को गिलोटिन से गर्दनें सबकी काट दी गई। कि भाई ये क्या चल रहा है? सदियों से हमारा शोषण हो रहा है और ये सब लोग ऐश कर रहे हैं, व्यवस्था को खत्म कर दो। इसको फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। हालांकि उसके परिणाम अंततः वो नहीं हुए जो सोचा गया था, क्योंकि फ्रांस को अगला एम्परर ही मिल गया नेपोलियन के रूप में, वो एक अलग कहानी है। तो क्या हुआ इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में? 1789 की व्यवस्था पलटी। अब जब यह हुआ तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन 1793 में आया। यह क्रांति आई थी 1789 में, और फ्रांसीसी संविधान कब आया प्यारे दोस्तों? 1793 में। बात समझ में आई आपको? इससे कुछ समय पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान बन चुका था और फ्रांस ने वहां की विद्रोही कॉलोनी की मदद की थी, जिससे डरकर अंग्रेजों ने भारत में टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों की दोस्ती को काटने के लिए टीपू की ही गर्दन काट दी। क्योंकि उनको दिखा था अमेरिका हाथ से निकल गया, वेलेस्ली की बात कर रहा हूं, तो भारत में टीपू दिक्कत देगा, यही फ्रांसीसी यहां भी दोस्ती कर रहे हैं, टीपू की गर्दन ही उड़ा दो। नहीं तो टीपू संधि के लिए 1799 में तैयार था, लेकिन उस फोर्थ वॉर में श्रीरंगपट्टनम उसकी राजधानी में टीपू को खत्म कर दिया गया कि कोई संधि नहीं, क्योंकि ये फ्रांसीसी तो हमसे भारत भी छीन लेंगे। जैसे उन्होंने वहां पर 13 रिबेलियस कॉलोनी की मदद की और ब्रिटेन के हाथ से यूएस निकल गया। तो ये एक ऐतिहासिक धागा है, ये जोड़ना जरूरी था। तो फ्रांसीसी संविधान 1793 में आया। उसमें क्या किया गया? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। समझ में आया आपको? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन मतलब पहली बार ऐतिहासिक रूप से कितने बड़े देश में एक इंसान को इंसान समझते हुए उसके अधिकारों की घोषणा, यानी मानव मात्र के अधिकारों का उद्घोषणा, यह फ्रांसीसी संविधान में आया। और इसने आने वाले सभी, जैसे कि हमारा मील का पत्थर 1948 यूडीएचआर जो कहा जाता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसकी बुनियाद में ये सब चीजें, भारत का भी पूरा पूरा योगदान यूडीएचआर की ड्राफ्टिंग में रहा है। कौन गई थी मैडम भारत से, बताइए नाम। तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन फ्रांसीसी संविधान के तहत आया। दरअसल वो उसका प्रीएम्बल का ही काम किया उसने, वो उससे पहले आ गया था। और उस संविधान में बहुत बड़ी बात कही गई, पब्लिक असिस्टेंस इज अ सेक्रेड ड्यूटी। अब आप बोलेंगे कि ये जान के हमें क्या करना, अभी समझा देता हूं। भारत में आज अगर आप देखेंगे तो कोरोना वायरस के पैंडेमिक आने के बाद एक सबसे बड़ा कड़वा सच सामने क्या आया कि हमारे यहां तो सारी हॉस्पिटल और मेडिकल व्यवस्था सरकारों ने, सारी सरकारों ने छोड़ दी है, त्याग दी है, मरने के लिए छोड़ दी है। किनके हाथ में? निजी लोगों के हाथ में। और निजी लोग तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही आते हैं ना, तो इसलिए अब सरकारी अस्पताल बनाने पड़ेंगे। ये तो अब सब दबी जुबान में कह रहे हैं कि यार उसके बिना तो अगला पैंडेमिक आया तो बर्बादी हो जाएंगे। पब्लिक असिस्टेंस का मतलब है बहुत जबरदस्त सरकारी अस्पताल, इसका एक मतलब यह है। बात समझ में आई? तो जो व्यक्ति मुसीबत में होगा उसे पब्लिक यानी सार्वजनिक मदद मिलनी चाहिए, यह कॉन्सेप्ट यहां से आता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन से। यह पहली चीज आपको समझ में आई कि नहीं? अब आप याद करेंगे मेरे पिछले 2-3 सेशंस में मैंने आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नेकेड सच्चाई बताई थी कि कैसे वहां छोटे छोटे बच्चों से 16-16 घंटे काम लिया जाता था। लेबर राइट्स का सेशन हुआ था हमारा, उससे थोड़ा बहुत ये सेशन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दरअसल काफी अलग है क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स की कहानी भारत की बहुत अलग है, इसलिए दोनों को मिक्स करके मत देखिएगा। जब हमने 18th और 19th सेंचुरी में, हम अभी बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, है ना, ये समझेंगे तभी हम आगे ये वाला मुद्दा समझ पाएंगे। मेरी कोशिश होती है 360 डिग्री कवरेज करूं किसी भी टॉपिक का, क्योंकि अगर सदी सदा ही बोलूंगा बच्चों ये 10 पॉइंट लिख लो रट लो, तो क्या होगा, आप में गहराई कुछ आएगी नहीं किसी भी चीज की। इंटरव्यू में अगर एक सवाल गहराई में पूछ लिया तो आप बगले झांकने लगोगे, फिर बोलोगे संदीप सर ने ढंग से नहीं पढ़ाया। ऐसा नहीं चलेगा, ढंग से तो पढ़ाना पड़ेगा। यस और नो? ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ, और आने वाले सेशंस में आप क्या क्या टॉपिक चाहेंगे हमें बताते चलिए। तो जब 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, 18वीं 19वीं सदियों में औद्योगिक क्रांति जैसे जैसे आना शुरू हुई, तो क्या हुआ? तब यह हुआ प्यारे साथियों कि इतना भयानक शोषण होने लगा
और कैपिटल वर्सेस लेबर की एक सीधी सीधी लड़ाई दिखने लगी कि वैचारिक रूप से साम्यवाद का उदय हुआ कार्ल मार्क्स के द्वारा, वैचारिक रूप से, और फिर 1917 में फाइनली कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के जरिए सोवियत संघ की स्थापना 1924 में हुई। लेकिन इसके जरिए दुनिया में पहली बार लेबर लॉज बनना शुरू हुए। ये हमने पूरा 1.5 घंटे का अलग सेशन लिया है, उसको आप देख लेना। तो फैक्ट्रीज में लेबर लॉज धीरे धीरे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के तहत आना पड़ा, और इसीलिए 1919 में फिर यह समझ में आया कि अब एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत होगी, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, ILO। क्या आपको पता है, कल की खबर थी, भारत की जितनी भी ट्रेड यूनियनें हैं उन्होंने राज्य सरकारों से परेशान होकर ILO में कंप्लेंट डाल दी है राज्य सरकारों की कि मानव श्रम अधिकारों को रातों रात एक ऑर्डिनेंस से खत्म किया जा रहा है भारत में। उन्होंने ILO में शिकायत डाली, भारत के ट्रेड यूनियन इंक्लूडिंग BMS। तो प्यारे दोस्तों, 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ, और यह ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ट्रीटी ऑफ वर्साई वही थी जिसकी वजह से हिटलर का अंततः उदय हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो क्या थी ट्रीटी ऑफ वर्साई, थोड़ा सा हमें स्टडी करके बताइएगा, अलग से कुछ रिसर्च करना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसमें जर्मनी के हितों का थोड़ा सा अवहेलना की गई, जिसकी सजा पूरी दुनिया को 20 साल बाद मिलने वाली थी, वो इतिहास का अलग ही चैप्टर है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इसका काम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मानक पूरे स्टैंडर्ड सब तैयार करना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या करती है, 10 दिसंबर 1948 को, काफी मेहनत के बाद, यूनाइटेड नेशंस की जो सामान्य सभा है जनरल असेंबली, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट करती है। आज जब हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे, जैसे कि IIM अहमदाबाद वाला मामला, अगर आपको UDHR पता होगा तो आपकी समझ में 4 चांद लग जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, कैसे कनेक्ट करना, डॉट्स को कनेक्ट करते आना चाहिए। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने की। ये वो सबसे मूल दस्तावेज माना जाता है दुनिया का, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज किसी देश की बननी चाहिए। मतलब किसी भी देश में सामाजिक नीतियां, आर्थिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां कैसे बनेंगी, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज की, भारत, वो इस पैमाने में तय होना चाहिए। तो हमारे भारत के संविधान पर भी इसकी काफी गहरी छाप है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। और इसी के आधार पर दुनिया भर के संविधानों में मानव अधिकार ऐड किए गए हैं। तो क्या भारत में भी मानव अधिकार अलग अलग तरीकों से संविधान में ऐड हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया था कि बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने ऐसे बनाए, मैंने एक एक आर्टिकल लेबर लॉ के लेक्चर में अलग से पढ़ाया है। बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट और चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जैसे कि अनुच्छेद 14, जैसे कि अनुच्छेद 15, जैसे कि अनुच्छेद 16। 14 में आपको पता ही है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 कहता ही है कि किसी भी प्रकार का स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता सिटीजन्स के खिलाफ। आर्टिकल 15 मूवी भी थी, कौन थे हीरो और कौन थे डायरेक्टर बताइए, देखिए आपने, बहुत खूबसूरत मूवी थी। आर्टिकल 15 जैसी मूवीज देखा कीजिए, सामाजिक संवेदनशीलता जगाने का काम करती हैं। आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लोकतंत्र में यह आपका अधिकार है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगा, आप अगर किसी से डिसएग्री करते हैं तो उसका यह मतलब नहीं कि आप उसके साथ गाली गलौच शुरू करें। यह आजकल की नई संस्कृति बन गई है, जिससे हम असहमत हैं, हम उसे गाली गलौच मारना शुरू करते हैं सोशल मीडिया में। बहुत गंदी आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर असहमत है तो आप यह भी कह सकते हैं कि सॉरी, आई डिसएग्री विथ यू बिकॉज 1 2 3। शालीनता मत छोड़िए, क्योंकि शालीनता छूट गई तो फिर सब कुछ ही छूट जाता है। हालांकि आजकल का फैशन है अशालीन होना, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा सा निवेदन कर लिया जाए। आर्टिकल 16 ये भी ऐड किया गया, जिसमें यही कहा गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। फिर उसके अलावा आर्टिकल 19(1)(c) भी आया। तो अनुच्छेद 19(1) ग, तो 19(1) ग में इन्होंने क्या ऐड किया, इन्होंने कहा कि एसोसिएशन, यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाएगा, यह फंडामेंटल राइट है। फिर अनुच्छेद 23 आया, अनुच्छेद 24 आया। क्या कहा अनुच्छेद 23 में?
किसी भी प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर नहीं होगा, मानव तस्करी और बेगार नहीं होगा। फुल स्केल में चल रहा है भारत में। हालांकि उनमें से कई केसेस में, जैसे लड़कियां कई पूर्वी राज्यों से आती हैं बड़े शहरों में काम करने, वो अपनी मर्जी से भी आती क्योंकि उनको पैसा कमा के गरीबी की साइकिल को तोड़ना है और अपने हिसाब से जीवन जीना है, अपने हिसाब से मैरिज करनी है। इस चीज को कई बार नजरअंदाज किया जाता है, जिसको सोशियोलॉजी की भाषा में कहते हैं इग्नोरिंग द एजेंसी ऑफ द गर्ल दैट हैव कम टू सीक लेबर इन बिग सिटीज। तो ये एक दूसरा पहलू भी है उसका। तो प्यारे दोस्तों, कहां तक आ गए हम? 23 हो गया। फिर 24 पर अगर आते हैं, चाइल्ड लेबर बिल्कुल अलाउड नहीं होगा किसी भी हैजार्डस में, अदरवाइज 14 के नीचे तो अलाउ होगा ही नहीं। उसके बाद 38 फिर अब डीपीएसपी पर आ जाते हैं। स्टेट वेलफेयर प्रमोट करेगा, सोशल जस्टिस प्रमोट करेगा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को पूरी तरह से रोकेगा। तो ये तो अपने आप में एक मजाक ही बन के रह गया है। 38(2) इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जैसे मैंने पिछले सेशंस में भी बताया था, अपने चरम पर है दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत में भी बहुत भयंकर चरम पर है, जिनी कोएफिशिएंट से पता चलता है। फिर 41, 42, 43, 43A ये सारे भी हैं। ये सारे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तक ये थरह ग्राउंडिंग नहीं होगी तब तक आपको शायद कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी। तो 41 में राइट टू वर्क है, यानी मनरेगा आ जाता है, और ये डीपीएसपी है, लेकिन इसके तहत सरकारों ने कानून बना दिए। और एक और बहुत अच्छी चीज जो भारत में हुई पिछले 1980s से अभी तक, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को उन्होंने अपने जजमेंट्स का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ये तो सिर्फ एक गाइडिंग मॉरल प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के लिए, लेकिन हमारे कोर्टों ने, हमारे न्यायालयों ने ये कहा कि ये इतने अच्छे हैं कि हम इनको वर्डिक्ट्स में लेंगे और हम सरकारों को ये निर्देश देते हैं कि ये करो, क्योंकि तो एक तरह से वो आधे इन्फोर्सेबल हो चुके हैं भारत में। समझ में आ गई बात? तो ये कहना कि दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो अब आधा ही सच रह गया, क्योंकि इतने वर्डिक्ट्स में वो आ चुके हैं कि पूछिए मत। 42 वही कहता है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क हो, मैटरनिटी रिलीफ हो। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको जानकर थोड़ी देर बाद यह आश्चर्य होगा कि भारत के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना, उनको इसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। जी 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 जी, इसीलिए तो बता रहा हूं। भारत के जो प्रवासी मजदूर हैं, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, उनको इसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा संविधान, इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था, और इनकी सुनी क्यों नहीं जा रही है? उसका कारण एक दूसरा है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। उसका कारण है वोट। एक इतनी बड़ी इसके पीछे की राजनीति है जिस वजह से इनके ये फंडामेंटल अधिकार भी प्रैक्टिकली सस्पेंड चल रहे हैं, और वो भी चुप हैं, व्यवस्था भी चुप है। और वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना, जो 70 सालों में बिल्ड हुई है। और आर्टिकल 43 तो लिविंग वेज की बात करता है कि भाई सही तरीके का लिविंग वेज हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर से पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स का बहुत बड़ा मामला एशियाड के समय आया था भारत सरकार और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ, जिसमें जीत हुई थी लिटिगेंट्स की। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भगवती साहब का बहुत बड़ा मामला रहा है। तब जज भगवती थे, उन्होंने काफी एनकरेज किया पीआईएल को, जिस वजह से अगले 30 सालों में इतना न्याय मिला भी बिना लोकस स्टैंडर्ड के आप अप्लाई कर सकते हैं। और आर्टिकल 43 ये कहता है कि भैया co-determination by requiring the state to legislate to secure the participation of worker, यानी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट में। देखिए कितने सारे अधिकार हैं। लेकिन हुआ ये कि समय के साथ साथ जब एलपीजी आया, उसके बाद इतनी तेजी से लैंडस्केप परिवर्तित हुआ कि वर्कर्स का बार्गेनिंग पावर पूरी तरह से समाप्त हो गया। और वो चीज आज खुल के 2020 में ऐसे सामने आई। आप देख रहे हैं ना कैसे इतिहास अचानक से करवट ले लेता है। अगर कोरोना वायरस पैंडेमिक नहीं होता तो आज हम इस विषय पर बात भी नहीं कर रहे होते। तो माइग्रेंट लेबरर्स जैसे चलते चले जा रहे हैं वैसे चलते चले जाते, तो इतिहास की बड़ी धाराओं में उथल पुथल रातों रात ही हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे तो कई बरस गुजर जाते हैं जब कुछ नहीं होता, और ऐसे एक हफ्ते में ही सब कुछ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ में आया कि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। अब आते हैं फंडामेंटल डिसएडवांटेज फॉर माइग्रेंट्स पर। क्या हैं इनकी मूलभूत समस्याएं जिस वजह से इन पर कोई ध्यान ही नहीं देता, और इनको आज तकलीफ क्या हो रही है, या 7 दशकों में इनको भारत में तकलीफ वर्क मार्केट में सामान्यतः क्या रही है। फंडामेंटल डिसएडवांटेज फॉर दी माइग्रेंट लेबरर्स। अब यहां एक चीज और बता दूं, 2 तरह के माइग्रेंट लेबरर्स हैं। एक है विद इन द कंट्री, हमारे देश में यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां,
और एक है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। क्योंकि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स या तो दिरहम में कमा रहे हैं, या रियाल में कमा रहे हैं, या डॉलर में कमा रहे हैं, या पाउंड में कमा रहे हैं, तो मॉनेटरीली उनकी स्थिति, फाइनेंशियली उनकी स्थिति हमारे यहां से बहुत भिन्न हो जाती है। हालांकि मिडिल ईस्ट के देशों में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में भी जो इतने चमकते हुए शहर हैं, उनको बनाने वाले लेबरर्स के क्वार्टर्स अगर आप जाके देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा। यही हाल सिंगापुर में भी है। इंटरनेशनल माइग्रेंट जिन्होंने ये शहर बनाए, सब कुछ किया, वो जिन हालातों में रहते हैं वो हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो यहां से बेहतर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो पैसा वहां ज्यादा मिलता है। अब जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि इनके लिए दिक्कत क्या है, आइए इसको भी थोड़ा बारीकी से समझा जाए। कभी भी हम अगर बात करेंगे कि सही ढंग से काम करने की परिस्थितियां, यानी कि डिसेंट वर्क, भाई वर्क तो दो तरह का होगा ना, एक तो होगा डिसेंट वर्क और एक होगा सस्टेनेंस वर्क। डिसेंट वर्क यानी इंसान के चेहरे पे खुशी है काम करते समय, और दूसरा है सस्टेनेंस वर्क, वो बस जिंदा है किसी तरह से। जब डिसेंट वर्क की बात होती है दोस्तों, तो उसमें कुछ बेसिक लेबर स्टैंडर्ड्स होंगे तभी हो पाएगा। मतलब श्रम से जुड़े कुछ मानक अगर अर्बन लोकल बॉडीज मानेंगी, स्थानीय सरकारें मानेंगी, राज्य सरकारें मानेंगी, केंद्र सरकार मानेगी, तभी डिसेंट वर्क माना जा सकता है। क्या क्या होगा उसमें? बहुत बेसिक जो माना जाता है ना, उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो लोग साथ में आकर अपना समूह बना पाए, ये संविधान ने ताकत दी है। पैरेलल मन में ये सोचते चलिएगा कि क्या भारत के माइग्रेंट्स के पास, माइग्रेंट वर्कर्स के पास इसमें से कुछ भी है ना, तो आपको कहानी समझ में आएगी। दूसरा होता है प्यारे दोस्तों कलेक्टिव बार्गेनिंग की ताकत, कि एक समूह के रूप में अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो स्टेट है, उनसे बार्गेन करने की ताकत। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार के भेदभाव से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। यह बात समझ में आई आपको? अगर यह सब होगा, नो चाइल्ड लेबर, नेचुरली ये सब तो अंडरस्टूड ही है, यह होगा तो हम कहेंगे डिसेंट वर्क है। यह सब नहीं होगा तो वर्क केवल जिंदा रहने वाला वर्क है। तो प्रॉब्लम यह है प्यारे दोस्तों कि माइग्रेंट लेबरर्स के पास इसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, तो उनकी फंडामेंटल बार्गेनिंग पावर और डिसेंट वर्क प्राप्त करने की क्षमता होती है जीरो। तो इनका फंडामेंटल डिसएडवांटेज किस सेंस में है? अभी आ रहा हूं मैं, सबसे बड़ी बात जो वोट वाली थी उस पर आ रहे हैं 1 मिनट में। इनमें से ज्यादातर मूलतः गरीब परिवारों से निकले हुए लोग हैं। अभी माइग्रेशन कॉरिडोर जब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार मूलतः ये गरीब क्षेत्रों से निकले हुए लोग हैं और किन क्षेत्रों की तरफ ये बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको ये कॉरिडोर दिखाई दे रहे हैं, और फिर हम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की भी बात करेंगे, भारत से निकले हुए। कुछ इन्फोग्राफिक जो बेहद आवश्यक है, मैं केवल वही लाता हूं इन लेक्चर्स में, अदरवाइज बूस्टर सीरीज वगैरह में तो इन्फोग्राफिक होते हैं। अब ये बहुत गरीब घरों से निकले हुए या सामान्य घरों से निकले हुए लोग होते हैं, तो इनके पास सही तरह की एजुकेशन और स्किल्स की भी बहुत कमी होती है। तो ये एक फंडामेंटल वीकनेस हो गई। इसका पूरा पूरा फायदा एम्प्लॉयर्स के पक्ष में जाता है। दूसरी बात यह है कि इनको डायरेक्ट नौकरी तो कोई देता नहीं, ये आते हैं सारे कॉन्ट्रैक्टर्स यानी ठेकेदारों के जरिए ही। और उड़ीसा से आने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा आने वाले मजदूरों के भयानक शोषण की वजह से ही 1960 और 70 में 2 कानून बने थे जो आज भी वैलिड हैं, जिसे नया लेबर कोड समाहित करता है अपने आप में। उस कोड पर भी आऊंगा। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए आना और एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि इनके पास ये बेसिक ताकत ही नहीं थी, ये समझ में आ गया। लेकिन अब इनकी जो असली समस्या होती है वो ये कि ये जहां कहीं भी जाते हैं वहां ये सामान्यतः आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और पेरोकियलिज्म का शिकार परमानेंटली बन जाते हैं, और इसका कोई समाधान किसी भी राज्य में दिया ही नहीं गया है आज तक, एक पक्का समाधान। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी कि अगर वो मुंबई में है तो उन्हें बोला जाएगा कि तुम मराठी मानुस नहीं हो, तुम तो बिहारी हो। मतलब कुछ भी बात बिगड़ी तो ये पलट के बोला जाएगा। पेरोकियलिज्म का मतलब है तुम सन ऑफ द सॉइल तो हो ही नहीं, तो तुम्हें हम क्यों मदद करें, तुम्हें हम क्यों सरकारी बेनिफिट्स प्रदान करने का काम करें,
अब ये समस्या को देखते हुए ही मोदी सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड लेकर आई। देखिए, आप में से कई लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में अभी मई 2020 में पता चला होगा, लेकिन दरअसल ये तो मई 2019 से एक पूरी योजना उस मंत्रालय के जो मंत्री हैं सदाबहार जी, हमारे रामविलास पासवान जी, सरकार किसी की भी बने, पासवान जी मंत्री जरूर बनते भैया। पासवान जी का जो पॉलिटिकल दबदबा है वो अद्भुत है अपने आप में, बड़े प्यारे कैरेक्टर है, बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं, बहुत ही प्यारा उनका एक काम करने का अंदाज है और उनकी पॉलिटिकल स्टाइल भी बड़ी प्यारी है। वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित पासवान जी ने काफी काम पिछले एक साल में किया। हालांकि ये इतनी योजना सफल नहीं हुई। ये लाने के पीछे कारण ही ये था कि जो माइग्रेंट वर्कर बिहार से निकलकर मुंबई में गया, अब वो राशन की दुकान से राशन भी नहीं ले पाता था। और वो राशन किस चीज का नहीं ले पाता था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का, एनएफएसए का, जो लोकल महाराष्ट्र का कानून होगा, जिसमें अगर राइस और व्हीट के अलावा वो कुछ दे रहे हैं वो नहीं मिलेगा आपको। इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड में प्रवासी मजदूर किसी दूसरे राज्य में केवल केंद्र सरकार के कानून के एंटाइटलमेंट्स ही ले सकता है। अगर स्थानीय रूप से कुछ दाल या तेल या नमक या कुछ और दिया जा रहा है अगर, तो वो प्रवासी मजदूर को नहीं मिलेगा। उसको वो मिलेगा जो एनएफएसए के एंटाइटलमेंट, जिसमें प्रमुख रूप से कैलोरी फूड्स होते हैं, राइस और व्हीट, जिसका सर्वव्यापीकरण करने की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है कि भारत में हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी समस्या रही है। द रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ द एनएफएसए एंटाइटलमेंट्स वेयर ओनली राइस एंड व्हीट आर द प्राइमरी गिवअवेज। हमें उसको भी ब्रॉडन करना चाहिए, न्यूट्री मिलेट्स को ऐड करके वगैरह। न्यूट्री मिलेट्स यानी कोर्स ग्रेन, यानी कि मोटा अनाज। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कभी अच्छा नहीं लगता कि उसको कोर्स ग्रेन बोले, वो हमेशा बोलते हैं इनको न्यूट्री मिलेट्स बोला जाए। तो क्या क्या आते हैं न्यूट्री मिलेट्स में बताइए? आपने देखा कैसे एक विषय पे बात करते हैं तो कितनी सारी जुड़ी हुई चीजें आती हैं। तो समग्रता में टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल बनेंगे तो कुछ भी पूछेगा, टोटलिटी में पढ़ोगे तो आप जवाब देने के लिए कॉन्फिडेंट भी रहोगे। यस और नो आपको हमारी अप्रोच अच्छी लगती हो तो एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा। तो हम अभी किस स्पेसिफिक पॉइंट पर हैं दोस्तों? फंडामेंटल डिसएडवांटेज फॉर द माइग्रेंट्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल डिसएडवांटेज फॉर द माइग्रेंट्स, अब होता यह है कि दे आर नाइदर हियर नॉर देयर। ये इसका क्रक्स है विषय का। तो अगर आपने अभी ये सारा पॉइंट समझा जो मैंने बताया, ये तो हमारे करोड़ों करोड़ों माइग्रेंट वर्कर्स आर नाइदर हियर नॉर देयर। अब आप पूछेंगे नाइदर हियर नॉर देयर का क्या मतलब? दे आर नोबडीज चिल्ड्रन। क्यों? ये अनाथ है सच्चे अर्थों में। क्यों? बिहार का आदमी महाराष्ट्र जाके अगर काम करता है, वो वहां वोट नहीं डाल सकता, तो स्थानीय नेता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिहार का आदमी महाराष्ट्र चला गया तो बिहार के नेता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसमें इंटरेस्ट किसको है? तो वो नोबडीज चिल्ड्रन हो गया। नहीं तो क्या ऐसे करोड़ों लोग सड़कों पे मरने के लिए छोड़े जाते क्या? आज मैंने वीडियो देखा, एक व्यक्ति साइकिल रिक्शा चलाने वाला अपने परिवार को पीछे बिठाता है और 700 किलोमीटर रिक्शा चला के घर जा रहा है और पहुंच गया है। 700 किलोमीटर। आप और हम शायद 50 किलोमीटर में ढेर हो जाएंगे। तो ये इस देश के सच्चे हीरो हैं। ये इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि इन पर इन दर्दनाक परिस्थितियों से भी निकल आने की ताकत है। और ये हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि एक राज्य व्यवस्था के रूप में कमी तो दिखती है ना। और इसे अब हम अगले 10 सालों में ठीक करें, यही आपका और हमारा एक कंबाइंड गोल हो सकता है। इससे तो आप एग्री करेंगे ही करेंगे। तो नाइदर हियर नॉर देयर एंड नोबडीज चिल्ड्रन, उसका नेट नतीजा है कि हमारे इन प्रवासी इंटरनल माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूं की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। मतलब वो अपनी जिंदगी खुद निकाल रहे हैं, निकालने दो, कर रहा है करने दो, वो भी चुप है, बाकी सिस्टम भी चुप है। अभी तक के सारे बिंदु समझ में आ गए? नाइदर हियर नॉर देयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कमेंट थ्रेड में समझा जरूर देना। तो भारत के प्रमुख माइग्रेशन कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं, यानी प्रमुख प्रवासी मजदूर गलियारे। ठीक है, देखें उसके बाद 3 कैटेगरीज ऑफ माइग्रेंट्स पर तुरंत हम चलेंगे। पहले माइग्रेशन कॉरिडोर्स इन इंडिया को थोड़ा सा समझ लिया जाए। प्यारे दोस्तों, कोविड के बाद हमने ये देखा कि लोग लौट कर किस तरफ जा रहे हैं। तो उससे हमें पता चला कि लोग आए कहां से होंगे। यस और नो? और जब इतनी बड़ी भीड़ इस तरह से जाना शुरू हुई, उसके बाद अंततः सरकार को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाना, तो फिर एक जनरल सेंस आया कि भाई माइग्रेशन कॉरिडोर्स कहां कहां हैं। आइए बारीकी से समझेंगे
कि माइग्रेशन कॉरिडोर्स का अर्थ क्या है और ये कहां कहां है। देश ने 70 सालों में पहली बार ये अब मान लिया है सबने कि हाँ यार, करोड़ों माइग्रेंट लेबरर्स हैं और हमें इन सबका ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे अपने हैं। और करोड़ों करोड़ों यहां से वहां हर साल जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? होटल, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, सब तरफ मिलेंगे आपको। समझ में आया कि नहीं? आपको ये माइग्रेंट लेबरर्स सब तरफ मिलेंगे। होटलों में ये भरे हुए हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज में भरे हुए हैं, टूरिज्म में ये भरे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये भरे हुए हैं। मतलब अगर ये इस तरह से लौट के चले जाते हैं और 6 से 12 महीने वापस नहीं आते हैं तो ये बिजनेसेस को पिकअप करने में बहुत समय लगने वाला है। ये पॉइंट भी क्लियर है ना आपको? तो वंस दीज माइग्रेंट्स आर एवरीवेयर, ये हमने बात समझ ली, तो भारत में सभी सरकारों ने हमेशा ये लोग कभी भी ऑर्गेनाइज होकर कुछ डिमांड रख पाएंगे इस बात को नजरअंदाज ही किया है कि ये तो चुपचाप आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, और ये हैं कौन, हमें इनके बारे में सोचने की जरूरत भी क्या है। ये बात समझ में आई? इससे एक दूसरी चीज और होती है जिसमें आपका मेरा सबका नुकसान है। इनका इकोनॉमी के प्रति कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया गया है। हम ये मान के ही नहीं चल रहे हैं कि इन लोगों का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम इनके कंट्रीब्यूशन को देख कर भी, ये मैंने आंख बनाने की असफल कोशिश की थी इसके ऊपर भौहें बना देता हूं तो समझ में आएगा कि हाँ ये आंखें हैं। तो प्यारे दोस्तों, इनके कंट्रीब्यूशन को हमने ओवरलुक किया, और जब मैंने दर्दनाक मंजर देखा, इतने लोग, सभी ने देखा है, मदद भी की, आपने, हमने सबने अपने अपने स्तरों पे मदद की है, तो बॉलीवुड का एक ही गीत याद आता है जो गाया तो किसी और कहा स्थिति के लिए था लेकिन इन पर फिट बैठता, और इसमें दर्द बहुत है। मुसाफिर हूं यारों, ये हमारे माइग्रेंट लेबर भाइयों और बहनों के लिए है। ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। सिर्फ इस रिवर्स माइग्रेशन के लिए नहीं, मैं ये 70 सालों की जो कहानी चलती चली आ रही है ना, उसके लिए गीत आपके लिए मैंने सोचा कि उसको थोड़ा जोड़ के, बस चलते जाना है, वो गाना इतना फिट बैठ रहा है स्थिति पर कि पूछिए मत। पूरा सुनिएगा एक बार और इस लेक्चर को मद्देनजर रखते हुए मजा आएगा आपको। मजा आएगा से मेरा मतलब है भाई ऐसा है कि इसमें तो दर्द ही दर्द है, लेकिन हम उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उस नॉलेज में मजा आएगा, नथिंग एल्स। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, आखिर हैं कितने और ये कौन से गलियारों से निकल कर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है प्यारे दोस्तों, कम से कम सारी कैटेगरीज मिला लें तो भारत में अधिकतम 50 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स हो सकते हैं। कम से कम 50 करोड़ आंतरिक प्रवासी कर्मचारी हो सकते हैं, सारी कैटेगरीज के मिला के बोल रहा हूं। अब इसकी परिभाषा क्या ली है एक्सपर्ट्स ने, कि आज वो किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहां उनका जन्म नहीं हुआ था या जहां वो आज से 6 महीने पहले नहीं रहते थे, ऐसे लोगों को प्रवासी बोला जाता है। तो ऐसे 50 करोड़ भारतीय हैं आज जो अपने जन्म स्थल पर नहीं हैं, या 6 महीने पहले वो जहां नहीं थे वहां आज वो काम कर रहे हैं, ऐसे प्रवासी हैं। इनमें कम से कम 30% वर्कर्स हैं। ये सारे वर्कर्स नहीं है भाई, बहुत सारी लड़कियों की शादी होकर वो दूसरी जगह गई और वो वर्कर नहीं है तो वो काउंट नहीं होंगी। और इनमें 30% वर्कर्स हैं। जल्दी से बताओ भैया, कैलकुलेट करके, 15 करोड़, 50 का 30% यानी 15 करोड़, क्योंकि 10% यानी 5 करोड़। तो 15 करोड़ लोग कम से कम ऐसे हैं कि जो आज माइग्रेंट वर्कर पॉपुलेशन बनाते हैं। ये लोग जहां भी जाते हैं वहां ये काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। अगला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, अपने गांव को पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस। भाई रेमिटेंस सिर्फ मिडिल ईस्ट से भारत थोड़ी आता है, सिर्फ यूएस से भारत थोड़ी आता है। पिछले साल भारत ने 80 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा विदेशों से रेमिटेंसेस में प्राप्त किया, मालूम है ना। हमारे पूरे ट्रेड अकाउंट में, हमारे करंट अकाउंट में ये रेमिटेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट अर्निंग बड़ा रोल प्ले करती है, उसी तरह हमारे एनआरआई द्वारा भेजे हुए रेमिटेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ये दोनों इस साल गिरने वाले हैं बुरी तरह से, तो सरकार को वो भी मैनेज करना है। हालांकि इंपोर्ट्स भी तेजी से गिर गए हैं,
इसलिए बैलेंस आउट हो रहा है, हो सकता है हमारा ट्रेड सरप्लस ही बन जाए इस साल। तो ये रहते हैं, काम करते हैं, पैसा घर भेजते हैं, अरबों रुपए साल भर में गांवों में पहुंचता है इन लोगों से। हालांकि प्रति परिवार तो बहुत कम ही जाता है, ये समझ में आया कि नहीं आपको? और फिर ये किसी नई जगह की ओर चले जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं ना कि परमानेंट ही कहीं रह रहे हैं, इनमें से कई परमानेंट होते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं। ये इनका जीवन होता है। बात समझ में आई कि नहीं? भारत से जितने करोड़ों लोग छोड़कर भारत से बाहर गए, जैसे भारत से यूएस चले गए, या बहुत बड़ी मात्रा में जैसे केरल से और अन्य राज्यों से मिडिल ईस्ट चले गए, तो पीछे गैप्स छूट जाती हैं। उन गैप्स को फिल करने का काम हमारे इंटरनल माइग्रेंट्स ही करते हैं, क्योंकि काम तो होगा ही ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो जो भारत से हमारी भाई बहन भारत छोड़कर चले गए, एनआरआई बन गए, कहीं और है, ऐसे 2 से सवा 2 करोड़ लोग दुनिया में हैं। उनसे हमें साल में बहुत पैसा आता है, वो अपने परिवार के लिए पैसा भेजते हैं, खुद के बिजनेस के लिए, जो भी, जिसकी $80 बिलियन से ज्यादा। और वो जो पीछे गैप्स छोड़ते हैं उनको भरने का काम इंटरनल माइग्रेंट्स ही तो करेंगे ना, और कौन करेगा? यस और नो? माइग्रेशन कॉरिडोर की जब हमने बात की, तो माइग्रेशन कॉरिडोर का मतलब है कि इस पूरी प्रक्रिया को चलाते रहने वाले प्रमुख रास्ते। तो कौन से वो प्रमुख रास्ते हैं जिनसे भारत में लोग इंटरनली मूव कर रहे हैं? सो द मेजर पाथवेज वेयर पीपल आर मूविंग आर दीज, एज यू कैन सी। बिहार से बहुत से लोग पश्चिम बंगाल जाते हैं, बिहार से बहुत से लोग यूपी जाते हैं, दिल्ली और उत्तर की तरफ जाते हैं, महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं। यूपी से बहुत सारे लोग महाराष्ट्र की ओर जाते हैं, राजस्थान से गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की तरफ जाते हैं, यूपी से गुजरात की ओर जाते हैं। बात समझ में आई? पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जाते हैं, ओडिशा से केरल में बहुत लोग जाते हैं, तमिलनाडु से केरल में बहुत लोग जाते हैं, यूपी से हरियाणा में बहुत लोग जाते हैं, हरियाणा से दिल्ली बहुत लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से दिल्ली बहुत लोग जाते हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो यहां पे नहीं दिखाया गया है, नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण भारत बहुत लोग जाते हैं। एक बिल्कुल सीधा सीधा परिणाम इस पैंडेमिक के बाद सरकारों द्वारा इन लोगों का ध्यान नहीं रखा जाना और इनमें ये एहसास आना हमारे भाई बहनों में, माइग्रेंट वर्कर्स में, कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, वो भी एक और गाना है, और हमें ही खुद का ध्यान रखना और भागो। उसका एक प्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि इनमें से कई लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन हम हमेशा के लिए त्याग देंगे। कई लोग नहीं भी त्यागेंगे, बट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ पीपल, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग जो केरल में थे या साउथ में थे, मेनी ऑफ देम विल नाउ सीक वर्क इन बंगाल एंड ओडिशा रादर देन गोइंग टू केरल, क्योंकि वो डिस्टेंस विल बिकम प्रोपोर्शनल टू द फियर कि अगली बार ऐसा हुआ तो क्या, क्योंकि घर आने में पसीने छूट गए सबके। 1000 किलोमीटर चल के जाना कोई अच्छी बात तो नहीं होती ना, परिवार के साथ, जिसमें चप्पल टूटी हुई हो, सारा सामान घर का हो, 1000 किलोमीटर सड़क पे जाना है मई की गर्मी में, वो एक अच्छा अनुभव तो किसी के लिए भी नहीं होगा ना। तो वो यादगार तो रहेगी कि यार फिर अब इतना दूर क्यों। तो इसका भारत के लेबर मार्केट पर आने वाला असर काफी गहरा होने वाला है। सरकारों को पता है, ऐसा नहीं है कि सरकारों को ये बातें नहीं पता है, और किसी एक पर दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये तो सामाजिक समस्या है जो 70 सालों में बनी है, और आज वो बिल्कुल फूट के सामने आ गई है थैंक्स टू दैट नोवेल कोरोना वायरस, जिसने, जैसे मैंने कहा ना, व्यवस्था को, स्टेटस को हिला के रख दिया एक झटके में। तो ये प्रमुख रास्ते हैं, मेजर माइग्रेशन कॉरिडोर्स। समझ में आया भाई? उत्तर प्रदेश, बिहार से तो हमने कई दशकों से ये देखा ही है कि रूरल माइग्रेशन काफी हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में माइग्रेशन बहुत लंबे समय से हुआ ही है। लेकिन समय के साथ ओडिशा, एमपी, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, ये सब भी उसमें जुड़ गए। एमपी हुआ, ओडिशा हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर पूर्व के सातों राज्य हुए, और सिक्किम हुआ। यहां से भी, सिक्किम से तो कम, यहां से भी काफी मेजर सेंडिंग रीजन्स हो गए। इनको कहते हैं सेंडिंग रीजन्स, यानी भेजने वाले क्षेत्र, और दूसरे होते हैं रिसीविंग रीजन्स। जब मैंने साथियों आपको 5 मिनट पहले बोला था नाइदर हियर नॉर देयर, मतलब न तो यहां के नेता को उनकी चिंता है, न यहां के नेता को, क्योंकि रिसीविंग वाला बोलता तू यहां मेरे को वोट तो दे ही नहीं सकता, तो भाई तू तेरा देख ले। भेजने वाला बोलता तू तो चला गया, तो भाई तू तेरा देख ले। ये तो समस्या तब सॉल्व होगी जब मोबाइल से वोटिंग होना शुरू होगी, तो सेंडिंग रीजन वाला बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, मालिक। अभी वो स्थिति नहीं है, इसलिए सेंडिंग रीजन वाला भी थोड़ा अपनी आंकड़ों में ही चल रहा है भैया।
तो यह है कहानी सेंडिंग और रिसीविंग रीजन्स के नोवेयर चिल्ड्रन नाइदर हियर नॉट देयर वाले। ये समझ में आया कि नहीं? माइग्रेशन कॉरिडोर का फंडा क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों? विषय गहराई से पकड़ में आ रहा है आपके? गुड गुड गुड। आने वाले 2-3 सेशंस में आप कौन से टॉपिक्स चाहेंगे मैं कवर करूं, कमेंट्स में बताते चलें, बिल्कुल उस हिसाब से हम सब कवर करेंगे। आपके दिए हुए सजेशन से बहुत बढ़िया चल रही है सीरीज, मजा आ रहा है। तो कौन सी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है? अलग अलग एक्सपर्ट्स का जो एक मोटा मोटा अनुमान है कि भारत में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाला सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इस पर मैं थोड़ा और भी आपको बताऊंगा। 4 करोड़ लोग एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहां। उसके बाद होता है घरेलू कामकाज, घर में काम करने वाले भैया और दीदी लोग। डोमेस्टिक वर्क में 2 करोड़ तक लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं। उसके बाद है वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल। लेटेस्ट आंकड़े कहते हैं कि इसमें 1 करोड़ 10 लाख लोगों तक नौकरियां मिली हुई हैं। प्रवासी मजदूरों की बात कर रहा हूं प्योरली, बाकी लोकल लोग अलग है भैया। ईंटों की भट्टियों में ब्रिक किल्न वर्क, रिमार्केबल है, अपने आप में बहुत बड़ा व्यापार है ये। तो जब हम ब्रिक किल्न्स की बात करते हैं, ईंटों की भट्टियों की, तो इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं। ईंटों की भट्टियों पे से याद आया, पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पकी मिट्टी के ईंटों से बनी सभ्यता थी, मालूम है ना? हम उसी की संतानें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मुझे हमेशा बड़ा फैसिनेट करती है। मेरा वीडियो भी अवेलेबल है मेरे पर्सनल चैनल youtube.com/संदीप मानूधने पे, देख लेना। वो 4 घंटे का पूरा सेशन है, उसमें बहुत कुछ बताया है मैंने। सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 शहर थे, शहर, गांव नहीं, शहर। 90 डिग्री की सड़कें हो, सड़कों पे डस्टबिन, स्वच्छ भारत तो अभी आया, डस्टबिन हो, हर घर में फ्लोइंग वाटर हो, जिसको आप और हम वेस्टर्न कमोड बोलते हैं। सिंधु घाटी में वो कमोड था। बैठकर शौच करने की व्यवस्था बाथरूम्स में थी। घर थे जिनमें बाथरूम थे, जिनमें फ्लोइंग वाटर आता था ग्रेविटी से। तो एक्चुअली वो कमोड वेस्टर्न नहीं, वो इंडियन है भैया। ये सिंधु घाटी का कमाल था। 1000, और वो ट्रेडिंग सिविलाइजेशन थी। 800 साल मानसून धोखा दे गया, 8 सदियों तक पूरी पूरी सभ्यता कोलैप्स हो गई, और धीरे धीरे वो सब भारत की तरफ आ गए, मतलब इंडो गेंजेटिक प्लेन, साउथ इंडिया वगैरह वगैरह। वो अपने आप में पूरी अद्भुत कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो देखिएगा सेशन, आपको मजा आएगा। क्योंकि ब्रिक्स की बात हुई तो वहां नदी किनारे की गीली मिट्टी को सुखा सुखा कर बनाई गई ईंटों से पूरे शहर बने हैं, जो पूरे खुदाई में निकले। तो भैया लोगों की आंखें खुल गई कि ये क्या था। आज से 5000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 3000 BC, इमेजिन। तो ब्रिक किल्स में 1 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी परिवहन उद्योग में तो कोई गिनती ही नहीं है। उसके अलावा माइंस हो गया, यानी कि खदानों में उतारा हुआ है, उसकी भी बहुत कम गिनती है। और उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी, वैसे एग्रीकल्चर में तो स्थानीय लोग ही बहुत मिल जाते हैं। ये हैं वो क्षेत्र जिनमें माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं। इनमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चोट बहुत गहरी लगेगी, क्योंकि जैसे कर्नाटक में जो हुआ आपने देखा ही, तो वो एक द्योतक था, वो एक संकेतक था, वो एक इंडिकेटर था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डर तो अब है। डोमेस्टिक वर्क में कई जगह दिल्ली वगैरह में दिक्कत हो सकती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दिक्कत आएगी, ब्रिक किल्स में दिक्कत आएगी, कहीं कहीं ट्रांसपोर्टेशन और माइंस में भी, अगर ये लोग लौट के नहीं आए तो। अगर आ गए तो ठीक है, अभी संभावना थोड़ी आने की कम है। ये समझ में आया? अब इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको यहां समझनी है, ये सारा जो खेला चल रहा है, इसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहीं सामने नहीं आता है। ये सारा खेल ठेकेदार का खेल है। कानून में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए माइग्रेंट लेबरर्स ने अभी 2 दिन पहले IIM अहमदाबाद को लीगल नोटिस भेजा है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर के माथे मत मारो। 2 महीने तुमने बिना खाना पानी दिए, बिना सैलरी दिए हमको यहाँ रखा हुआ है। एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन द लॉ यू आर रिस्पॉन्सिबल। IIM अहमदाबाद को नोटिस किया है। IIM अहमदाबाद ने खारिज किया है कि नहीं, हम इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम कैसे, हट। एनीवे, देखेंगे उस मामले में आगे क्या होगा। सामान्य तो कुछ होता नहीं ऐसे मामलों में, बट इट इज अ केस, इसलिए मैंने वो लिया है कि आखिर अल्टीमेटली भाई सभी लोग इस हमाम में तो एक समान ही है। नाउ ये सारा खेल कॉन्ट्रैक्टर्स से चलता है। ठेकेदार इन करोड़ों लोगों को यहां से वहां ले जाने का काम करते हैं, तो ठेकेदार भी 10 हजारों होंगे। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यानी जो प्रमुख नौकरी प्रदाता है, नियोजन करता है, वो इनको हायर करता है। लॉ में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी है, हालांकि लॉ इनको कभी पकड़ता नहीं है। ये पूरा एक वेल क्रिएटेड पैटर्न है। साल दर साल कहानी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है।
अभी तक की सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? तो देखा कितने सारे पहलू हैं इसमें जो एक एक करके खुल रहे हैं। अब आते हैं 3 तरह के माइग्रेंट लेबरर्स पर। अब आपको मैंने कुछ हद तक बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी दे दिया, हालांकि उस पर एक पूरा चैप्टर हमारा आ रहा है आगे। अभी हम बात करेंगे हमारे माइग्रेंट भाई बहनों की 3 कैटेगरीज क्या क्या हैं। 3 श्रेणियों में प्रवासी मजदूर भारत के विभक्त किए जा सकते हैं। तो कौन सी हैं वो 3 श्रेणियां, वही हमें अब देखनी है। सो देयर आर बेसिकली 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन वेयर डू दे स्टे एंड फॉर हाउ लॉन्ग डू दे स्टे। समझ रहे हो ना? ये 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली परमानेंट माइग्रेंट्स, तो ये परमानेंटली आके बस चुके हैं। तो इन्होंने अपने घर के लिए गाना गा दिया है, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। अब वो नए देश के हो गए भैया, पुराना देश बेगाना हो गया। दूसरे होते हैं प्यारे दोस्तों सीजनल माइग्रेंट्स। इनका भी पैटर्न फिक्स है, ये मौसम के हिसाब से चलते हैं। मौसम यानी काम का मौसम, तो ये मौसमी प्रवासी होते हैं। और तीसरे जिनकी हालत सबसे खराब है वो हैं कैजुअल माइग्रेंट्स, बस काम की तलाश में है। समझ में आया? अब इन तीनों के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी दे देता हूं। बच्चे बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ स्टूडेंट्स ने आगे बढ़ के मेरा ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट डालना शुरू कर दिया है कमेंट्स में। आपके लिए विशेष तालियां और एक्नॉलेजमेंट। बाकी के लोग ऐसे बच्चे जो बिल्कुल डिटेल में लिख रहे हैं, वो आपका काम कर रहे हैं, आपको मदद मिलेगी। आप वो सब कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स बना सकते हो, तपस्या की नोटबुक बना के सब नोट कर सकते हो। तो ऐसे बच्चों को लाइक करना, उनकी तारीफ करना बहुत आवश्यक है। कोई दूसरा बच्चा पब्लिक सर्विस कर रहा है ऐसी, तो यू शुड एनकरेज, हमेशा दूसरों की तारीफ करें, तो कल कोई आपकी भी तारीफ करेगा। सिर्फ यूज करने से क्या होगा, हमें तारीफ भी तो करना सीखना पड़ेगा ना। परमानेंट माइग्रेंट्स कौन होते हैं? दे हैव कम फ्रॉम द नेटिव स्टेट्स टू सम अदर स्टेट। तो किसी नेटिव स्टेट से निकलकर वो किसी दूसरे डेस्टिनेशन स्टेट में जाके बस चुके हैं और अब वो वापस नहीं जाएंगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल हो गए। कलकत्ता में हैंड रिक्शा खींचने वाले ज्यादातर लोग बिहार के आए हुए हैं, जो परमानेंटली अब कलकत्ता वासी बन चुके हैं। वो परमानेंटली बंगाली हो चुके हैं। समझ में आया? ये सिर्फ एक उदाहरण है। मौसमी प्रवासी कौन होते हैं? वो हर साल अपने नेटिव स्टेट से एक पर्टिकुलर सीजन में बाहर निकलते हैं और बाहर जाके काम करते हैं, काम निपटाते हैं और लौटकर अपने नेटिव स्टेट में वापस आ जाते हैं। वो अपने नेटिव स्टेट को छोड़ नहीं रहे हैं। और ये नॉर्मली होता है हार्वेस्ट सीजन जैसी ओवर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो काफी सारा मूवमेंट आपको इस चीज के लिए दिखाई देगा। जैसे कि महाराष्ट्र में गन्ने की खेती हुई और वो सीजन जैसी खत्म हुआ, तो जितने गन्ने के बागान हैं वहां से निकले हुए कर्नाटक की ओर या तमिलनाडु की ओर रुख कर देते हैं। तो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती व्यापक स्तर पर होती है। सो फ्रॉम दी शुगरकेन प्लांटेशंस, जो वहां पे लाखों लाखों मजदूर हैं, एक बार वो गन्ने की कटाई हो गई, उसके बाद वो कर्नाटक, तमिलनाडु का रुख करते हैं। बचे हुए 6 महीने वहां काम ढूंढते हैं। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं? तो इन्हें सीजनल माइग्रेंट्स कहा जाता है। आपने एक बहुत भयानक कहानी बीच में सुनी होगी पिछले साल, अगर सुनी है तो, महिलाओं के यूटेरस निकलवाने की कहानी सुनी है क्या? अरे भैया क्या क्या हो रहा है भारत के लेबर मार्केट में, पूछो ही मत। महिला मजदूरों के साथ, महिला वर्कर के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है ना, तो ऐतिहासिक हो गया भारत में। मैंने आपको पहले बताया था कि भारत में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 20 साल में लगातार गिर रहा है, याद है? न केवल ये, महिलाओं की एजेंसी मानी ही नहीं जाती। एजेंसी है ना, उनका स्वतंत्र अस्तित्व, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होता नहीं है। और गन्ना श्रमिकों, दूसरे इस तरह के श्रमिकों के साथ महाराष्ट्र में जो खबरें बाहर आई पिछले साल, उसने सबको हिला के रख दिया कि वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने, कोई कागज पे तो लिखा हुआ काम होता नहीं है, तो सब मुंह जबानी चल रहा है भारत में, तो कोई पकड़ा भी नहीं जा सकता। कॉन्ट्रैक्टर्स ने कई महिलाओं को यह बोल दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो गई तो तुम बेकार हो, भाग जाओ यहां से, तो प्रेग्नेंट होना ही नहीं, काम नहीं, और इसके लिए बेस्ट है कि भाई यूटेरस निकलवा लो। और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए जिसमें कईयों की मौत भी होगी, क्योंकि सही उनको सपोर्ट तो मिलता नहीं है मेडिकल। इट वॉज सच अ शॉकिंग थिंग। मैंने जब पिछले साल पढ़ा तो मैं ये समझ रहा था कि बिलो द रेडार जिस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहे हैं, अगर उसकी पूरी सूची बना ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट अगले 100 साल के लिए बिजी हो सकता है।
तो ये आपको आने वाले समय में इन चीज़ों पर सोचना है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सोचिएगा, अपने लेवल पर किसी एक की भी मदद कर पाएं तो कीजिएगा, इतना ही बोला जा सकता है अभी तो। उस क्राइसिस के बारे में किसी ने सुना है जो मैंने अभी बताया था? अगर सुना है तो बताइए, और आपने क्या सुना है? तो ये शुगर केन के फॉर एग्जांपल सीजनल माइग्रेंट्स की बात हुई। अब आते हैं सबसे भेद्य समूह कैजुअल माइग्रेंट्स पर। ये सबसे वल्नरेबल है भैया। तो इनके साथ क्या होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश से निकले और महाराष्ट्र और गुजरात में आ गए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। अब वहां जहां काम मिला वहां काम किया, अगले काम की तलाश में आ गए। कोई एक ठौर ठिकाना है नहीं। संविधान पूरी इजाजत देता है आपको, आप भारत में कहीं भी अपनी मर्जी से कभी भी जा सकते हैं। कितना बढ़िया फीचर है, आदमी कहीं भी जाके बच सकता है। तो ये यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, दे आर द फ्लोटिंग पीपल। इनका कोई अधिकार नहीं है, इनसे कोई पूछता नहीं है, ये किसी को कुछ बताते नहीं है, और इन सब का कहीं कोई भारत के पास सेंट्रलाइज रिकॉर्ड ही नहीं है। इसीलिए मैडम निर्मला ने अभी कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि हम मदद करें, बताइए, आप डेटाबेस दीजिए हमको। रिमार्केबल था वो आंसर भी वैसे। तो ये हैं कैजुअल माइग्रेंट्स। दोस्तों, 1 मिनट लेके आपको मैं भारत में एक जो अद्भुत इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसकी बात बताना चाहूंगा। भारत का जो निर्माण उद्योग है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसको आप मैन्युफैक्चरिंग से कंफ्यूज मत करना। मैन्युफैक्चरिंग है ना विनिर्माण, फैक्ट्री वाला। कंस्ट्रक्शन है ना कंस्ट्रक्शन, घरों का कंस्ट्रक्शन, फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। भारत का कंस्ट्रक्शन उद्योग पिछले 5 साल से गंभीर संकट से गुजर रहा है। आर्थिक मंदी एक बहुत बड़ा कारण रही, रेरा एक बहुत बड़ा कारण रहा, कानून बहुत अच्छा है। क्रेडिट का फ्लो एनबीएफसी से मिलना बंद होना बहुत बड़ा कारण रहा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का ऑलमोस्ट पतन डीएचएफएल के साथ क्या हुआ सबने देखा है, ये कारण रहा। तो इनके चक्के रुक गए। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है भारत की, इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं ना, वही भारत के 3 सेक्टर हैं, कृषि है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं। भारत में कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का हिस्सा माना जाता है। तो उसमें माइनिंग भी आ गया, कंस्ट्रक्शन भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया। और अभी वो मोटे तौर पर 28 से 30% इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। उसी पे से आईआईपी निकलता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मालूम है ना आपको। तो कंस्ट्रक्शन उद्योग जो है वो उसका हिस्सा माना जाता है, जबकि दरअसल वो एक इंडस्ट्री नहीं है अपने आप में, इन द सेंस ऑफ फैक्ट्रीज। हमारे देश में कंस्ट्रक्शन उद्योग इंपॉर्टेंट क्यों है जानते हैं आप? ये जितने माइग्रेंट्स की मैंने अभी बात की, और सिर्फ माइग्रेंट्स ही नहीं, उस पर्टिकुलर शहर के भी, जैसे मान लो पूना की कोई बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, स्थानीय लेबर भी रहेगा, माइग्रेंट भी रहेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है भारत की, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड करोड़ों करोड़ों आदमियों और औरतों को हर साल नौकरी देने वाली इंडस्ट्री है। भारत का नंबर 1 एम्प्लॉयर है। और इस इंडस्ट्री को तकलीफ आई तो भारत में नौकरियों को तकलीफ आएगी, मनरेगा बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा इस साल का मनरेगा का प्रेडिक्शन, अब आपने आज, मैं सेशन जब ले रहा हूं प्यारे दोस्तों, आज 22 मई है। ये सेशन अगले 3 से 4 साल के लिए वैलिड रहेगा, आप आराम से कभी भी देखें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आज 22 मई को मैंने सेशन लिया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुछ अनाउंसमेंट्स आए। उसमें आरबीआई ने साफ ही कह दिया कि इकोनॉमी हमारी पूरी श्रिंक होने वाली, पॉजिटिव ग्रोथ का कोई चांस नहीं है। और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जिससे समझ में आता है कि थोड़ी चुनौतियां रहेंगी। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है भारत का, उसको तकलीफ आएगी तो मनरेगा बढ़ाना पड़ेगा। तो आरबीआई ने आज जो कुछ बोला उस पे से मैं फिर से प्रेडिक्ट कर दूं, कल भी किया था। मनरेगा का आवंटन बजट में इस साल कितना था बेटा? 60,000 करोड़। आत्मनिर्भर भारत में कितना एक्स्ट्रा डाला? 40,000 करोड़। कितना हो गया? 1,01,000 करोड़। मेरा ऐसा मानना है मार्च 2021 आते आते मनरेगा में 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ तक का आवंटन टोटल हो चुका होगा। आप अभी देखते जाइए आगे आगे, क्योंकि इस मामले की गंभीरता को अभी लोग समझे नहीं है। और ये अजम्पशन मैं किस पे से बता रहा हूं कि ये माइग्रेंट लेबरर्स अगर वापस नहीं आए तो इनको गांवों में काम तो देना पड़ेगा ना। तो मनरेगा एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका है नहीं, क्योंकि ये सरकार डोल्स देती नहीं है, तो बात खत्म हो गई। तो आपको समझ में आ गए 3 कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट्स, और तीनों की अपनी अपनी समस्या। लेकिन तीनों के साथ मोटे तौर पर एटलीस्ट 2 और 3 के साथ तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, नाइदर हियर नॉर देयर एंड नोबडीज चिल्ड्रन। अब आते हैं दोस्तों डिटेल फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे ऐसे आंकड़े होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, आपके नोट्स में होना चाहिए। आइए नेशनल और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के हमारे देश के आंकड़े क्या हैं उन पर थोड़ा दृष्टिपात कर लिया जाए। सर क्या कर लिया जाए? दृष्टिपात, नजर डालना। लेट्स टेक अ लुक। अरे इतनी कठिन हिंदी भी नहीं है यार, ऐसा गजब मत करो। आइए समझते हैं
किस प्रकार से क्या नंबर्स हैं और कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा। आधा घंटा बचा है सेशन में, थोड़ी गति पकड़ ली जाए। माइग्रेंट्स भारत के एटलीस्ट सबसे फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स है। दुनिया में एम्प्लॉयर्स को एक चीज बहुत पसंद होती है गुरु, और वो होती है फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, जिसके होठ सिले हुए हों, वो कभी कुछ नहीं बोलते। तो हमारे माइग्रेंट जो हैं वो फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स हैं। नो राइट्स, नो डिमांड्स, नो लीगल लायबिलिटीज। तो अधिकार नहीं है, मांगे नहीं है, लीगल लायबिलिटीज ही नहीं है। एम्प्लॉयर्स आर वेरी हैप्पी, और ये कहानी चलती चली जा रही है। माइग्रेंट भी चुप है, उनको पैसा कमाना है। तो क्रिटिकल डेटा सरकार के पास भी नहीं है कि टोटल सर्कुलर माइग्रेंट्स कितने हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं सर्कुलर माइग्रेंट्स। लेकिन अगर एक बात मैं आपको बोलूं कि भारत को सच्चे अर्थों में एक स्ट्रांग इकोनॉमी बनानी है, तो जो मैंने लेबर लॉ के लेक्चर में बोला था कि एक एम्प्लॉयर के हित में है, कैपिटल के हित में है कि उसका लेबर एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, सेफ हो, हैप्पी हो, तो वो काम डबल करके देगा। एक एम्प्लॉयर का नुकसान है अगर उसका लेबरर भूखा है, नंगा है, पैसे नहीं है, डरा हुआ है, परेशान है, बीमार है। तो ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। सच्चे अर्थों में एडवांस देश बनना है तो आपको पहले तो लेबरर्स को उस लेवल तक तो लाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो देन इट इज जस्ट आउटसाइड ग्लॉस एंड द पर कैपिटा इनकम इज एक्चुअली हाइडिंग सर्टेन फंडामेंटल ट्रूथ्स। समझे कि नहीं मेरी बात को? तो ये कैपिटल के इंटरेस्ट में है, इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में है, सबके हित में है कि वैसा किया जाए। तो भाई अब हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों हमारे डिटेल फिगर्स हैं स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, 5 मिनट इसके ऊपर ले लेते हैं। तो अब क्रिटिकल डेटा है नहीं, लेकिन मैंने जो आपको पहले कुछ डेटा दिए थे उसी को थोड़ा सा ग्रो करते हैं आगे। 2010 में सर्वेज में यह पता चला कि भारत में करीबन 10 करोड़ सर्कुलर माइग्रेंट्स हैं। समझे? तब ऐसा कहा गया कि भारत में जो माइग्रेंट्स की संख्या है वो सर्कुलर माइग्रेंट्स की वो 10 करोड़ है। इज दैट क्लियर? सेंसस 2011 जब आया तो उसमें बोला गया कि लगभग 14 करोड़, 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूं, कि लगभग 14 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स हैं। इसमें जो लोग एजुकेशन के लिए आए वो भी हो गए, तो ये वर्कर नहीं है। इसमें जो लोग मैरिज पर्पज से शिफ्ट हुए वो भी हो गए, और इसमें वर्कर्स भी हो गए। तो ये सेंसस का आंकड़ा था। 2017 का इकोनॉमिक सर्वे जो अरविंद सुब्रमण्यम जी ने बनाया था, बड़ा खूबसूरत इकोनॉमिक सर्वे था ये, आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट के ठीक पहले प्रस्तुत होता है। 2017 के इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा कि अगर हम मोटे तौर पर यह माने कि भारत में हमारी वर्कफोर्स में माइग्रेंट्स 20% हैं, यह इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का आधिकारिक दस्तावेज बोल रहा है कि अगर हम ये मोटे तौर पर मान लें कि भारत की पूरी वर्कफोर्स में प्रवासी मजदूर 20% हैं, तो टोटल प्रवासी मजदूरों की संख्या उस लॉजिक से 10 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। क्या असम्पशन लिया था इकोनॉमिक सर्वे और अरविंद सुब्रमण्यम की टीम ने कि मोटे तौर पर प्रवासी मजदूर हमारे पूरी वर्कफोर्स का मोटे तौर पर 20% है, 80% तो लोकल लोग ही हैं। तो टोटल वर्कफोर्स का हिस्सा बना के उन्होंने निकाला, तो इस पे से वर्कफोर्स 50 करोड़ की निकलती है। ये भी क्लियर है कि नहीं? आपको पहले बताया भी था हमने। और 2019 में मोटा मोटा टोटल माइग्रेंट्स का आंकड़ा जो पहले हमने 14 करोड़ लिया था, अगर हम बिल्कुल बारीकी से जोड़ें प्यारे दोस्तों, 2011 के सेंसस में एक और फिगर आया था, वो भी लगे हाथों बता दूं, 14 करोड़ तो इंटरस्टेट माइग्रेंट बताए थे मैंने, और उसके अलावा 31 करोड़ टोटल माइग्रेंट बताए थे 2011 के सेंसस ने। और उस पर बोला था कि हर साल 4.5% की ग्रोथ है, तो इसको आज बढ़ा लो तो 2020 में टोटल माइग्रेंट्स की संख्या हो जाती है मोटे तौर पर 42 करोड़ से इंडिया। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये ज्यादातर इनमें जो वर्कर हैं, कामगार हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो सब भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडिया। अब वो ओरिजिनल फॉर्मूले पर आ जाओ, 65, 35, 15, 85। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? कितनों को याद है?
तो ये फॉर्मूला याद कर लो पिछले लेक्चर से, और इसके हिसाब से ही भारत के 80 से 90% लोगों की नौकरियां नॉन फार्म में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो ये सारे आंकड़ों को जोड़कर आप अपना एक बढ़िया छोटा सा थीसिस तैयार कर सकते हैं। तो कौन कौन से सब सेक्टर्स हैं जिसमें ये यूज हो रहे हैं, मैं आपको वो सब बता चुका हूं। ये सारे एग्री, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्कर्स, टेक्सटाइल्स, ब्रिक किल्स, ट्रांसपोर्टेशन, माइंस, यहां पर यूज हो रही हैं सारे के सारे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ी सूची है ना, डायमंड कटिंग, लेदर एक्सेसरीज, फिर रिक्शा पुलिंग में फिश एंड प्रॉन प्रोसेसिंग, सॉल्ट पैनिंग, नमक बनाने के कारखाने, सिक्योरिटी सर्विसेज। भारत में सिक्योरिटी सर्विसेज बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, पता है आपको? उस पर पूरी इकोनॉमिक्स पत्रिका ने एक आर्टिकल दिया था 5 साल पहले कि भारत में नौकरियों का इतनी किल्लत हो गई है कि लोग सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, और उसमें ट्रेनिंग मिनिमम रहती है और प्रैक्टिकली काम एक बहुत अलग तरह का होता है जो एक अनस्किल्ड आदमी भी कर सकता है। हालांकि उनमें से बहुत सारे धीरे धीरे सेमी स्किल्ड हो जाते हैं। नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, बट जस्ट टू से। तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। उसके अलावा छोटे छोटे रेस्टोरेंट, रोड साइड ढाबे, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पूरा डेडिकेटेड कानून भी भारत में है, और आत्मनिर्भर भारत में उनके लिए भी क्रेडिट और लोन की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा सेक्स वर्कर्स, बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेक्स वर्कर्स की अलग से चल रही है जिसमें माइग्रेंट्स इन्वॉल्व हैं। जो वॉलंटरीली कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसमें ट्रैफिकिंग कितने व्यापक स्तर पे होती है, कितने सारे केसेस हम अखबारों में पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो यह है पूरी कहानी नंबर्स की। समझ में आया ना? हम इसके ऊपर थे दोस्तों, हमारे पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। दिमाग में पूरा बैठते जा रहा है अच्छे से। इनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अगर डायरेक्टली देखा जाए तो 2 तरीकों से देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। पहला है कि अगर ये इंडिविजुअल्स को मैं जोड़ूं तो ये जीडीपी का कितना प्रतिशत हर साल बनाते हैं, तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग हम जीडीपी का 10% सीधे सीधे माइग्रेंट वर्कर्स के खाते में डाल सकते हैं। और ये लोग कितना रेमिटेंस देते हैं अपने गांवों को, तो साल भर का जब बिल्कुल ब्रॉडली हिसाब लगाया कि भाई मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में, इंदौर में, जयपुर में, ऐसे भारत के टॉप 100, 150, 200 शहरों में रहने वाले लोग अपने गांवों में $8 अरब से ज्यादा पैसा भेजते हैं। नेचुरली रुपयों में ही भेजते हैं, $8 अरब के आसपास। $1 अरब यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपए। समझ में आया कि नहीं आपको? तो लगभग 60 से 65 हजार करोड़ रुपया इंटरनली रेमिट होता है। यस और नो? लेकिन इनके पास कोई अधिकार नहीं और इनकी कोई सुनता नहीं, और इनकी लिविंग और वर्किंग कंडीशंस बेहद खराब हैं, और कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है कि कोई कागज के ऊपर सही करवाकर पूरा फॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ने बनवाया हो, जो कि 1979 के एक बहुत प्यारे कानून के तहत अनिवार्य है, और कॉन्ट्रैक्टर्स अनिवार्य रूप से वो नहीं करते हैं, तो इसलिए इनके पास कोई अधिकार भी नहीं है। और इनमें औरतों की हालत मर्दों से बहुत खराब है। उनके पास तो प्रैक्टिकली कोई अधिकार ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे हिंदी स्पीकिंग स्टेट बहुत बड़ा सोर्स है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, यूपी, हरियाणा में काफी ज्यादा माइग्रेंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, वो हमने आपको कॉरिडोर्स में दिखा दिया। और अभी ये ट्रेंड पहले से अधिक बल पकड़ चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ का भी। और अब आने वाले समय में लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन पर काफी विराम लगेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। वो लोग नहीं आना चाहेंगे, एटलीस्ट जब तक कि ये पूरी क्राइसिस कोविड की समाप्त नहीं हो जाती। अब कब होगी ये तो वैक्सीन पर डिपेंड करता है, वो हमने पिछले सेशन में बात की थी। अब जब हम सर्कुलर माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो सर्कुलर माइग्रेंट्स इन्हें ज्यादातर ये और ये हो गए, बल्कि ये थोड़े ज्यादा। तो सर्कुलर माइग्रेंट्स के ऊपर किसी भी तरह का ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल क्लियरली हैं जहां मैक्सिमम माइग्रेशन रेट्स हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। और उसमें महिलाओं का डेटा एक बहुत विचित्र इंडिकेशन दे रहा, बताता हूं। ये हैं वो, मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, जैसे ठाणे है, मुंबई सबर्बन है, उसमें 10-10 लाख से ज्यादा इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। इनफैक्ट भारत के केवल 22 जिलों में भारत के कुल 1/3 माइग्रेंट वर्कर्स हैं। भारत के कुल जिले 750 से ज्यादा हैं, नए नए जिले बनते रहते हैं।
22 जिलों में भारत के 1/3 से ज्यादा प्रवासी मजदूर काम करते हैं। जस्ट 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री आर अकाउंटिंग फॉर 1/3 ऑफ ऑल द माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया। और कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो नंबर मैं आपको सारे यहां बहुत अच्छे से अलग अलग एंगल से बता चुका हूं। मजा आ रहा है सेशन में? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दोस्तों तक पहुंचाओ। तो दोस्तों, कलर कोडेड दिया हुआ है और कहां पर कितने हैं। जो जो लाल आपको दिख रहे हैं, मुंबई, ठाणे, पुणे बेल्ट, सबसे ज्यादा माइग्रेशन। तो इस चार्ट को इस चार्ट के साथ जोड़ के देख लो, सारी कहानी साफ हो जाएगी। दक्षिणी तमिलनाडु में बहुत ज्यादा, कोस्टल आंध्रा में काफी ज्यादा, तेलंगाना ओडिशा से। समझ में आ रहा है कि नहीं? जयपुर, दिल्ली, लुधियाना, उत्तर पश्चिमी भारत में काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र। यस और नो? तो यह है पूरी कहानी कि कहां कहां माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं। तो जो येलो में दिख रहा है वहां भी 3 लाख से 10 लाख तक हैं, लाल तो फिर 10 लाख से ज्यादा ही हो गए। और इंटरस्टेट माइग्रेंट जो वहां रहते हैं मिलियंस में, ये नंबर है 9.1 मिलियन, यानी 1 करोड़ ही हो गया ना। तो यह आपको बता रहा है एक और चीज कि 70 सालों में अनइक्वल रीजनल ग्रोथ इन इंडिया इज अ रियलिटी। तो भारत में जो असंतुलित क्षेत्रीय विकास हुआ है पिछले 70 सालों में, जो इतने सारे फाइनेंस कमीशन की बात हुई तो उस पर भी आज की एक खबर डिस्कस करूंगा। जो इतने सारे आर्टिकल 280 के तहत बने वित्त आयोगों के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के बाद भी समस्याएं सुलझी नहीं आज तक। नहीं तो इतना माइग्रेशन होता नहीं ना। माइग्रेशन होना अच्छी बात होती है। मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया भर का इतिहास 300 सालों का बताता है दैट माइग्रेंट्स हैव एनरिच्ड देयर डेस्टिनेशंस। सुंदर पिचई, सत्या नडेला, स्वयं सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज, एंड्रयू एस ग्रव, इंटेल वाला, कितने नाम बताऊं मैं? 500 नाम गिना सकता हूं। माइग्रेंट्स हैव एनरिच्ड वेयर दे हैव गॉन। तो इसलिए माइग्रेंट्स का होना बहुत जरूरी है इकोनॉमी में। ओनली थिंग इज इट हैज टू कम विद द राइट्स, अदरवाइज इट बिकम्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी द वे इट हैज बिकम नाउ। तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर ये आई प्यारे दोस्तों, इंटरस्टेट फीमेल माइग्रेंट्स की संख्या बहुत कम निकल कर आती है सर्वे में। जैसे कि दक्षिणी दिल्ली का एक सर्वे आया, उसमें यह खबर सामने आई कि दक्षिणी दिल्ली में 11 लाख इंटरस्टेट माइग्रेंट्स थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से केवल 27,000 औरतों ने बोला कि हम काम करने के लिए यहां आए हैं। इसका मतलब यह नंबर इतना कम हो ही नहीं सकता। मतलब यह नंबर इससे कहीं ज्यादा है। मतलब औरतें जो काम कर रही हैं उस काम को काम माना ही नहीं जा रहा है। नहीं तो यह नंबर इतना कम नहीं होता ना। तो अगर औरतें काम कर रही हैं, उस काम को परिवार काम ही नहीं मान रहा है, तो उस औरत का इकोनॉमिक और सोशल इंपावरमेंट क्या हो रहा होगा, सोच लो। तो ये पूरी जो रिवर्स माइग्रेशन क्राइसिस चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो पिस गई हैं वो है फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स। उनके तो अधिकार बिल्कुल इवेपोरेट ही हो गए हैं सारे के सारे। बहुत खतरनाक परिस्थिति है, बहुत खतरनाक परिस्थिति है। इस पर आईएलओ के भी अपने अपने बहुत सारी रिपोर्टें हैं प्यारे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं द्वारा किए जा रहे काम को माइग्रेंट वर्कर्स के केस में तो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है सर्वेज में, विच बाय इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एंड अ वेरी सैड सिचुएशन। अब डॉलरों की बात कर लें तो भारत के इंटरनेशनल माइग्रेंट्स कितने भैया? इसमें तो भारत बहुत सफल हो गया है। इंटरनेशनली भारत के 2 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर जाके रह रहे हैं भैया, और उनमें से आधे लोग, इस 2 करोड़ में से, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की 6 मोनार्कीज में काम करते हैं। कौन से हैं भैया? कतर, बहरीन, ओमान, यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया। ये जो 6 मोनार्कीज हैं वहां की जीसीसी की, उसमें टोटल भारत के 2 करोड़ से ज्यादा बाहर गए, उनमें से 1 करोड़ लोग वहां काम करते हैं, जिनमें से ज्यादातर केरल जैसे राज्यों से निकले हुए हैं। 25 लाख इनमें से तो केरल से ही हैं। तो केरल पर इस पैंडेमिक का असर बहुत ज्यादा नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि रेमिटेंसेस एकदम से गिर जाएंगे। बात सिर्फ रेमिटेंस गिरने की नहीं है, लोग लौट कर आएंगे, तो उनके लिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पैंडेमिक के बीच में इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और वो लोग तो मनरेगा में जाएंगे नहीं। आमिर, रियाद में काम करके आने वाला आदमी मनरेगा में तो काम करेगा नहीं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये टॉप लेवल के फिगर हैं हमारे इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के। पिछले साल भारत को $80 अरब का इंटरनेशनल रेमिटेंस मिला।
ये फिगर इस साल 20, 30, 40, 50% तक घट सकता है क्योंकि दुनिया में संकट है और कोई दिक्कत नहीं है। ये खाड़ी क्षेत्र से गल्फ से मोर देन 3 to 4 लाख इंडियंस में सिंपली रिटर्न, और जिसमें से 1 लाख शायद परमानेंटली रिटर्न हो जाएंगे, बाकी के लोग वापस लौट के जा सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको यह बता दें, पैंडेमिक का मतलब यह नहीं है कि माइग्रेशन खत्म हो जाएगा। अरे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पूरे नए रूट्स माइग्रेशन के क्रिएट हो जाएंगे। कैसे? ये मानवता की डेस्टिनी है। ह्यूमन बीइंग्स कैन नेवर सिट साइलेंटली एट अ प्लेस, वी ऑलवेज मूव आउट। अफ्रीका से निकल के दुनिया को पॉपुलेट ही ऐसे किया हमने लाखों साल पहले, जब आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी जो कहती है, उसमें भी 1, 2, 3 वेरिएशंस हैं। स्मॉल ग्रुप ग्रेजुअली ग्रोइंग इन साइज, स्प्रेडिंग। जहां किसी ग्रुप की संख्या 150 से ज्यादा होती है, सोशियोलॉजी में बॉन्ड खत्म होने लगते हैं तो वो स्प्रेड हो जाते हैं, एंड दैट इज हाउ ह्यूमंस हैव पॉपुलेटेड द होल वर्ल्ड। तो माइग्रेशन तो रुकेगा नहीं। प्लस अमेरिका को तो माइग्रेंट्स हमेशा चाहिए। अमेरिका तो खड़ा है माइग्रेंट्स की बुनियाद पे। हाई टेक सेक्टर अमेरिका का पूरा पूरा माइग्रेंट्स का बना हुआ है। स्टेम सेक्टर पूरा माइग्रेंट्स का बना है। टेम्पररी झटके डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं, आई डोंट बिलीव इन एनी झटका शटका, लेकिन वो अल्टीमेटली माइग्रेंट्स को रोक नहीं सकते। वहां की टेक कंपनीज को बहुत नुकसान हो जाएगा। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। चलिए दोस्तों, तो ये सब समझने के बाद अब आते हैं स्पेसिफिक लॉज टू प्रोटेक्ट द माइग्रेंट्स एंड प्रोविजंस ऑफ द लॉ। कौन से कानून हैं जो हमारे इन प्रवासी मजदूरों का प्रोटेक्शन करते हैं, अगर कानून है, और उनके प्रावधान क्या क्या हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट। 1970 में यह पता चला था कि उस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 नाम का एक कानून होता था, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, यानी अनुबंधित श्रमिक रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट कहते हैं उसको, विनियमन एवं निषेध अधिनियम 1970। तो ये 1970 के डेकेड में इंदिरा गांधी की सरकार थी। यह समझ में आया कि इतने सारे मैल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं और इतना एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है कि ये कानून तो कानून होते हुए भी कानून नहीं है, फेल हो गया है। तो फिर काफी सारी कमिटीज बनी, बहुत सारा अध्ययन हुआ, और फिर यह सोचा गया कि एक लंबा चौड़ा फ्रेश कानून बनाया जाए, इंटरस्टेट, अंतरराज्य माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर। ये कानूनों के नाम जरूर लिख लेना, एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेंगे आपको, ध्यान रखना। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि देयर इज अ लॉ, लॉ का नाम भी देना पड़ेगा। रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, अधिनियम 1979। ये है वो कानून जो आज वैलिड है और जिसको अभी जो नया कोड लाए हैं मोदी जी, उसमें एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली वैलिड है। तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, जिसको छोटे में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट कहते हैं, इसका पूरा काम है हमारे इन माइग्रेंट वर्कर्स को 100% सुरक्षा देना हर चीज में। बात समझ में आई? लेकिन दुर्भाग्यवश यह कानून कभी फॉलो ही नहीं हुआ, क्योंकि राइट टू वोट ही नहीं है लोगों के पास वहां पर। तो यह कानून क्या करता? तो क्या प्रावधान है इस कानून के? इस कानून में जो अधिकारों की परिभाषा दी है, उसमें सबसे पहले बोला गया है कि राइट्स ऑफ द इंटरस्टेट वर्कर्स, अंतरराज्य जितने भी श्रमिक आ रहे हैं उनके अधिकार क्या हैं। लंबी चौड़ी सूची है अधिकारों की। उसके बाद बोला गया रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, तो जितने ठेकेदार हैं जो इनको ले लेकर आए हैं अलग अलग राज्यों से, अच्छी बात है, समाज सेवा कर रहे हो बेटा, लेकिन तुम्हारे भी बहुत सारे दायित्व हैं। उसके बाद रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स के बाद रोल ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स, जो आईएम अहमदाबाद को अभी नोटिस दिया माइग्रेंट वर्कर्स ने एक वकील के जरिए, रोल ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स यानी प्रमुख नियोक्ता का क्या है। और उसके बाद रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का क्या रोल है, भूमिका है। तो इस कानून में अधिकार हैं, दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, बारीकी से सारे बताए गए हैं। समझ में आया कि नहीं? मोटे तौर पर बात यह है कि जो वर्कर आया है उसको बोला गया है कि तेरे को डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलेगा, होम जर्नी अलाउंस मिलेगा। होम जर्नी अलाउंस, या तो करोड़ों को मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया गया, उनमें से एक एक को उनके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा घर तक जाने का पूरा पैसा मिलना था। मुझे नहीं लगता एक को भी मिला होगा, चेक करना पड़ेगा।
तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेकर रिपोर्ट बुलवानी चाहिए कि जो करोड़ों लोग हैं इनके कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है, बताओ नाम के साथ पते के साथ तुमने किस किस को दिया। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये इनके अधिकार हैं कि इनको सब कुछ मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स का रोल है कि पूरा रजिस्टर मेंटेन करें एक एक व्यक्ति का, और ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करें, और इसकी काफी सारे पेनल्टीज हैं नहीं करने के। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के जरिए व्यक्ति को अपनी साइट पर रखा है, उनकी भी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सारा रिकॉर्ड अपने पास रखें और अधिकार पूरे हो रहे हैं कि नहीं उसका ध्यान रखें। और राज्य सरकारों की ड्यूटी है कि पूरा निरीक्षण की जिम्मेदारी करें, रजिस्ट्रेशन करें, लाइसेंस जारी करें, तभी कॉन्ट्रैक्टर्स को, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को, एस्टेब्लिशमेंट्स को लाइसेंसेस दें, सब कर। मतलब कानून तो ऐसा है कि स्वर्ग धरती पर आ चुका है और वो कानून का कोई पालन ही नहीं करता है। यही सच्चाई है। तो ऐसा कैसे है कि कानून का पालन नहीं करता? वेल, आज तक कोई PIL लगा ही नहीं होगा, इसलिए लोगों को उसका एहसास ही नहीं है कि भाई ये कानून भी है। बात समझ में आएगी नहीं? ये है पूरी बात और ये इसके प्रावधान। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट इट हैज नॉट वर्कड आउट। तो भारत में लाए हुए ये कानून पूरी तरह से विफल हो गए, इनका कोई अनुपालन करता नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति की मजबूरी इतनी है कि वो मुंह बंद करके बैठा है। अब हमने आपसे न्यू लेबर कोड की बात श्रम वाले सेशन में बहुत विस्तार में की है, इसलिए आज केवल इस स्पेसिफिक इशू के साथ न्यू लेबर कोड, जो 4 लेबर कोड मोदी सरकार लाई है, उनका क्या औचित्य और उनका रेलेवेंस है, वो हम यहां पर देखना चाहेंगे। न्यू लेबर कोड 2019। तो मोदी सरकार जो नए श्रम कानून लेकर आई है, संहिताएं लेकर आई हैं, उसमें से जो 1979 वाला एक्ट हमने अभी यहां पर देखा प्यारे दोस्तों, ये 1979 वाला एक्ट, उसमें एक कोड में सब्ज्यूम कर लिया गया, समाहित कर लिया गया है, और वो कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ये जो कोड है ना, इस कोड में 1979 का इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर अधिनियम को समाहित कर लिया गया है। इसे लोकसभा में पेश कर दिया गया था और ये 13 कानूनों को अपने आप में पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लेबर लॉज पर मेरा अलग से सेशन है, वो पूरा देख लेना। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अलग से मैंने पढ़ा दिया है। तो इसमें 13 कानून आ गए, इंक्लूडिंग द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, और इसका लक्ष्य है कि माइग्रेंट लेबर के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। बात समझ में आई? तो यह कहना है कि अगर किसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए माइग्रेंट वर्कर्स को नियुक्त किया है और इस प्रोसेस के लिए लाइसेंसेस इशू नहीं हुए हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने ही माइग्रेंट वर्कर्स को नौकरी पर रखा है। अब भारत की तो सारी बड़ी कंपनियां लाखों में ऐसे लोगों को रखती हैं, तो उन पर लायबिलिटी काफी बड़ी इसमें आ सकती है, जो कि ठीक भी है क्योंकि पुराने कानून में लोग फॉलो ही नहीं कर रहे थे। आपको ये बात समझ में आई? और ये स्टैंडिंग कमेटी के पास गई है, रिपोर्ट फरवरी 2020 में आई थी इसकी, और स्टैंडिंग कमेटी ने ये बोला कि ये कानून अभी अपर्याप्त है और एक पूरा चैप्टर ऐड किया जाए माइग्रेंट वर्कर्स पे, ये सजेशन था। आज पैंडेमिक आने के बाद और इन लोगों की दुर्गति होने के बाद अब समझ में आता है कि स्टैंडिंग कमेटी ने कितना सही सजेशन दिया था। तो ये जो स्थायी समितियों का पूरा एक कल्चर लोकसभा राज्यसभा में विकसित हुआ है, वो सरकारों पर लगा हुआ डेमोक्रेटिक चेक इतना बढ़िया है, क्योंकि नहीं तो आधे अधूरे कानून पारित होते रहेंगे। इसलिए स्टैंडिंग कमिटीज को वर्चुअली भी काम करने की इजाजत देने की मांग स्पीकर के सामने आई है, जो फिलहाल बंद पड़ी हुई है कि भाई प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी और वो सब। आपको बात समझ में आई? तो ये है पूरी पूरी कहानी न्यू लेबर कोड की। प्यारे दोस्तों, कर्नाटक और IIM अहमदाबाद के क्या केसेस थे? बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं दोनों, जो ये बताते हैं कि हमारे यहां कितनी आसानी से चीजों को लचीला बनाने की एक परंपरा सी पड़ चुकी है। कर्नाटक में बेसिकली क्या हुआ कि बहुत व्यापक स्तर पर मजदूर वापस जाने लगे। कर्नाटक इज अ वेरी प्रॉस्परस, वेरी वेल डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज द IT सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, निश्चित तौर पर। तो कर्नाटक में ऐसा क्या हुआ था? सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, UP, कई जगह रियल एस्टेट इंडस्ट्री, यानी ये पूरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी मजबूत है। और जब कर्नाटक से बहुत व्यापक मात्रा में श्रमिक वापस जाने की बात करने लगे, तो वहां के रियल एस्टेट बिल्डर्स के हाथ पांव फूल गए। देखिए,
रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में, अभी उसका महत्व बता ही चुका हूं थोड़ी देर पहले। अगर लाखों लाखों मजदूर रातों रात वापस चले जाएंगे तो इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? लोकल मजदूर इतने रिप्लेस करेंगे, ये तो चेक करना पड़ेगा समय के साथ। तो रियल एस्टेट ने सरकार से निवेदन किया कि माई बाप बचा लीजिए, उन्होंने कन्नड़ भाषा में रिक्वेस्ट की होगी, बचा लीजिए और इनको जाने से रोकिए। तो सरकार ने फिर जो ट्रेनें चलनी थी उन ट्रेनों को रुकवा दिया, और उसके समर्थन में ट्वीट भी आ गए कई नेताओं के कि बहुत अच्छा, अब इनके सपनों का भारत यहीं बनेगा, इन्हें अब हम जाने नहीं देंगे। तो आप जब किसी को ऐसे जबरिया कहीं रोकते हो तो वो उसके सबसे फंडामेंटल अधिकारों का हनन होता है कि वो तो पूरा फ्री है कहीं भी आने जाने के लिए। यू कैन नॉट स्टॉप पीपल। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ही हनन हो गया। आपको बात समझ में आई? इसलिए उसको लेके बहुत बवाल मच गया कि आर यू इम्पिंजिंग ऑन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल? दे वांट टू गो होम एंड यू आर सेइंग दैट नो, यू विल नॉट बी अलाउड टू गो होम। तो दैट इज पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सरकार को बात समझ में आ गई, तुरंत ट्रेनें चलवाएगी, जिसको जाना है जाओ। नेचुरली जो जाएंगे उनकी नौकरियां चली जाएगी। इसीलिए बहुत सारे एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस ने लेबर मिनिस्टर, वैसे इस पूरी क्राइसिस में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गंगवार साहब ज्यादा दिखे ही नहीं है। पूरा लेबर का क्राइसिस है। गंगवार साहब बहुत ही बढ़िया इंसान है और पॉलिटिक्स में काफी ताकतवर है, बहुत लंबे समय से सांसद हैं लोकसभा में, बहुत लंबे समय से, और उनके क्षेत्र में वो ताकतवर व्यक्ति भी हैं काफी, गंगवार साहब जो लेबर मिनिस्टर है। लेकिन इस पूरी क्राइसिस में 2-2.5 महीनों में कहीं भी ऐसे मुखरता से वो सामने आए नहीं है, जबकि ये पूरा उन्हीं का पोर्टफोलियो है। तो ठीक है, अपना अपना एक तरीका होता है, पर्दे के पीछे से वो मदद दे ही रहे होंगे। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का ये मुद्दा जब सामने आया तो सरकार पीछे हट गई कि नहीं, ये मामला बहुत बिगड़ सकता है। तो अच्छी बात है, नहीं तो वो मामला वाकई में बिगड़ ही जाता। तो आईएम अहमदाबाद में क्या हुआ? आईएम अहमदाबाद में कंस्ट्रक्शन साइट अभी चल रही थी, तो वहां पर करीबन ऐसा आरोप लगाया आईएम अहमदाबाद पर कि भाई काफी समय तक वो यहां पर रुके हुए थे पिछले 2 महीने से, और उनको सैलरी वगैरह नहीं दी गई और वर्किंग कंडीशंस भी ठीक नहीं, और कुछ बच्चे वगैरह भी वहां पे हैं, ऐसे आरोप लगे लीगल नोटिस में, इंटरनेट पर अवेलेबल, आप देख लीजिएगा। द आईएम हैज रिजेक्टेड ऑल दीज एलिगेशंस कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वहां अचानक से सारे माइग्रेंट बाहर आ गए थे और उन्होंने कहा हमें घर जाना है, अब हमको यहाँ रहना ही नहीं है, हमको जबरदस्ती रोका गया। तो फिर पुलिस के साथ झड़प भी हो गई और पत्थरबाजी भी हो गई, और फिर उसके बाद उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। ये मैंने क्यों बताया? बहुत शांति से ठंडे दिमाग से सोचिएगा। द इनविजिबल हैव नाउ बिकम विजिबल। दिस ट्रेंड विल नॉट स्टॉप नाउ। ओवर द नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 years, once they have become visible, they will want to remain visible. बिकॉज अब अधिकार धीरे धीरे मिलने की उम्मीद जागी है। मिल ही जाएंगे, किसे पता, क्योंकि इकोनॉमी में तो स्लो डाउन आएगा तो उसके अपने डायनामिक्स होंगे। तो ये भारत के हमारे इस पिरामिड के सबसे निचले स्तर के वर्कर, जिनकी कोई आवाज ही नहीं, कोई उनके नोबडीज चिल्ड्रन, नोवेयर्स चिल्ड्रन एंड नाइदर हियर नॉट देयर हैं, शायद चीजें 2030 तक बदल जाएं। अब बदलेगी नहीं, ये सरकार के ऊपर है, वो उसको कितना एक्सेलरेट करती है। करेंगे तो सबका फायदा होगा, क्योंकि एन एजुकेटेड, हेल्दी एंड वर्कफोर्स विद प्रॉपर राइट्स इज ऑलवेज गुड फॉर एवरीवन, ऑल्दो इन द शॉर्ट रन वी मे फील अदरवाइज, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट। ये समझ में आया कि नहीं? तो प्यारे साथियों, अब हम आते हैं कि अल्टीमेटली व्हाई हेल्प द माइग्रेंट्स। तो आखिर हम इन प्रवासी मजदूरों की मदद करें तो करें क्यों, और उसके पीछे का इकोनॉमिक लॉजिक क्यों है, क्या है, और फिर फाइनल समरी 5 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा आपको सेशन? मजा आया? बहुत सारे नए इंसाइट्स आपको मिले? काफी डिटेल्ड रिसर्च करके हमारी टीम हमारी मदद करती है इन सेशंस को बनाने में। तो आप इन सेशंस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दुनिया तक पहुंचाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी लेंगे, बहुत मजा आएगा। साथ में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और आप आने वाले सेशंस में क्या टॉपिक्स चाहते हैं वो कमेंट थ्रेड में बताते चले। तो व्हाई शुड वी हेल्प द माइग्रेंट वर्कर्स? मॉरल ड्यूटी है मेरी, आपकी, अर्बन लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेदारी है कि इनके अधिकार इनको दिए जाएं। दूसरा कारण है एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज इफ द पुअर बिकम पुअरर, it has very dire consequences for the GDP growth of India. Private final consumption expenditure will drop drastically, which is 65% of our GDP. तो गरीबी बढ़ाने में किसी का हित नहीं है।
एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, बहुत सारी इनइक्वालिटीज जो आती हैं, हेल्थ सही नहीं मिल पाएगी, बच्चों को शिक्षा सही नहीं मिल पाएगी, ये अगर चलता रहा तो समाज में इक्वालिटी कैसे क्रिएट हो पाएगी, एक बेसिक लेवल की कम से कम। ये बात समझ में आया। चौथा, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स, जो नियोक्ता है उसके इंटरेस्ट में है कि उसकी वर्कफोर्स खुश रहे और काम करे। पांचवा, रूल ऑफ लॉ, अरे भाई कानून का राज, मतलब इनको इनके अधिकार दो। तो उस पर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये नेचुरली दिया जा सकता है कि फिर इतना खर्चा, तो भाई फिर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, दरअसल उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके हक का था जो आपके कॉर्पोरेट प्रॉफिट में आ गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है ये, और ये बड़ा पेनफुल मतलब है, इसलिए कॉर्पोरेट उस पर बात करने से भी थोड़ा कतराते हैं। तो इफ वी टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स देन द माइग्रेंट वर्कर्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। समझ में आया कि नहीं? अब इसके आगे क्या होगा? देखिए, आज ये फाइनल समरी पर आ गया हूं मैं। शॉर्ट टर्म में निश्चित तौर पर माइग्रेंट लेबरर्स का काफी नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, माइग्रेंट लेबरर्स का फायदा होगा। क्यों? अभी ये 10 लाख लोग सब चले गए छोड़ के शहर, ये एकदम से तो वापस आने नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो ये आने नहीं है। तो हमारे ये बड़े बड़े शहर इनके बिना चल नहीं सकते हैं। Sooner or later, our governments will have to make policies that make their coming back a better deal for them. तो शॉर्ट रन में, यानी बिल्कुल 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में तो भुखमरी की स्थिति भी बन सकती है। बहुत दिक्कत है, फिजिकल दिक्कत तो है ही ना, 500, 300, 1000 किलोमीटर जा रहे हो तो वो तो कोई अच्छी स्थिति है नहीं। लेकिन लॉन्ग रन में, शॉर्ट टर्म में तो ये डाउन है। दीर्घावधि में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में, क्योंकि ये इनविजिबल लोग विजिबल हो गए हैं, तो शायद कानूनी रूप से, जुडिशियल रूप से इनका फायदा हो जाए, क्योंकि ये हर शहर की 30-40% इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। बात समझ में आई आपको? अगर इस वक्त इन्हें कैश सपोर्ट दे दिया गया होता तो उसका बहुत बड़ा फायदा इंडस्ट्री को मिलता। देखिए, जब ये बात की जा रही थी कि भारत सरकार को एक स्टिमुलस देना चाहिए, तो सरकार 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस लाई, लेकिन उसमें डायरेक्ट कैश हैंडआउट्स तो है ही नहीं। अगर ये माइग्रेंट लेबरर्स को हर महीने के 7,000, 8,000 रुपए 2 या 3 महीने के दे दिए गए होते, क्योंकि इनकी तो इनकम बंद है, पैसा खत्म, सेविंग ज्यादा होती नहीं, तो क्या होता? ये जल्दी वापस आते, तो इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी रीस्टार्ट होती। अब इनके जल्दी वापस आने पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि हो सकता है मोराल ही इतना टूट जाए। तो गिविंग देम कैश हैंडआउट्स may not necessarily have been a waste, and anyway from a sense of humanity it would never have been a waste. नॉर्मल माइग्रेशन कॉरिडोर्स में परिवर्तन आ सकता है, तो जो माइग्रेशन कॉरिडोर्स हम यहां देख रहे हैं, इनमें परिवर्तन ये आएगा कि लोग अब कम डिस्टेंस तक जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इस एक्सपीरियंस के बाद लोग 1000, 1500, 2000 किलोमीटर जाने के बजाय बोलेंगे 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक जाऊं, ताकि कभी आना पड़े तो एक ही दिन में वापस आ जाऊं। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छे से पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यहां से आगे अब यह बिल्कुल सत्य है कि इन लोगों को पॉलिसी मेकिंग के केंद्र में धीरे धीरे लाना पड़ेगा। अभी तक ये इनविजिबल थे। द नेक्स्ट टाइम एनी स्मार्ट सिटी प्लान इज मेड और एन अर्बन रिजुविनेशन प्लान इज मेड, where are we going to house and feed and clothe our migrant workers will become an issue. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। संवेदनशील टॉपिक है, जरूरी नहीं कि आप मेरी हर बात से एग्री करें, लेकिन मैंने आपके सामने फैक्ट्स प्रस्तुत किए हैं। आप इंडिपेंडेंटली चेक कीजिए, और मेरा बताया हुआ कोई भी फैक्ट गलत हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये चार्ट्स आपको दे दिए हैं हमने। इंटरनेशनली भारत से बाहर जाने वालों की संख्या आपके सामने है, और ये नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। पीडीएफ में इस पेज पे आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आज के आज यूट्यूब पर हमारी मेंबरशिप जरूर लीजिए। प्यारे दोस्तों, 1 मिनट लेकर आपके लिए जो प्यारे प्यारे हमारे रिसोर्सेस हैं उनकी जानकारी दे दूं।
करंट अफेयर की शानदार साइट है, लगातार नए सेशंस आते हैं, देखते चलें। 365 कंटेंट साल भर अपडेट होता है करंट अफेयर की साइट पर, जिसमें आपको बहुत सारा रेफरेंस मटेरियल पढ़ने के लिए मिलता है। सिविल तपस्या की हमारी साइट पर आपको सिविल सर्विसेज के डिटेल्स मिलते हैं, कंटेंट मिलता है, सेशंस मिलते हैं। डेली डाइजेस्ट चाहें फॉर्म भर दीजिए, 2 से 3 दिन में शाम को एक शानदार ईमेल करंट अफेयर का आना शुरू होगा। बहुत अद्भुत कंपाइलेशन है। और हमारे यूट्यूब पर मेंबरशिप के लिए ज्वाइन का बटन इस वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, क्लिक करें, आज के आज ज्वाइन करें। बहुत अच्छे वहां अलग से सेशन है। थैंक यू सो मच, आप सपोर्ट करेंगे, हमारी हिम्मत भी खुलेगी। आईएएस एकेडमी के हमारे पूरे कॉम्प्रीहेंसिव कोर्सेस और सैकड़ों लेक्चर्स के हार्ड डिस्क ऑनलाइन दोनों में, टीम से बात करें, एनरोल करें, वील बी वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू। अब आज के बचे हुए कंटेंट में गवर्नमेंट स्कीम्स में आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर हम आ गए हैं। बहुत बढ़िया स्कीमें हैं, गोल्ड स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा पीटी ऐप में आज शाम को। ये जो लिंक्स नीचे दी हुई हैं ये आपको डेली करंट अफेयर के पेज पे ले जाएंगी, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको बताया था पिछले सेशन में। तो ये पूरा कंटेंट आपके लिए रेडी है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का, गोल्ड स्कीम्स में काफी विस्तार में हमने बताया है। इंडियन गोल्ड कॉइन्स भारत सरकार 2015 में लाई थी, आंशिक रूप से सफल हुई हैं स्कीमें। जितेंद्र कुमार दिल्ली से, पवनेश कुमार उत्तर प्रदेश से, सत्यम श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़े हैं। खूब पढ़िए और जीवन में सफल हों। केसीसी टू फिशरमैन एंड कैटल ओनर्स। तो ये सारी चीजें एग्जाम के हिसाब से बहुत यूजफुल हैं, दैट्स व्हाई वी गिव यू। और इसके साथ ही ये आपके लिए मास्टर कंपाइलेशन है, इस पर क्लिक करेंगे, मास्टर कंपाइलेशन का पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए 500 पेज का कंपाइलेशन अपने किस्म का बेस्ट है, एक ही पीडीएफ में सभी स्कीमों की जानकारी। आज 470 की हमारी टैली पूरी हो जाएगी। हम आपको 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के दे रहे हैं, इन्हें जो भी ऑनलाइन सॉल्व करता है इस पर क्लिक कर लेना। ये ऑनलाइन इसकी सारी क्विजेज ओपन होंगी, आप एक्चुअली ऑनलाइन सॉल्व करके, बड़ा ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में सब आता है। और अभी तक के पूरे 470 क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। तो ये आज के 10 क्वेश्चन से पढ़िए, डिटेल सॉल्यूशन के साथ हैं। राहुल मिश्रा हैदराबाद से, मीत गर्ग गाजियाबाद और कुमार आर्यन झारखंड से भी जुड़े हुए हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। अब सेशन को समाप्त करने का समय आ गया है। सो दीज आर ऑल दी अर्लियर सेशंस फॉर यू दोस्तों। क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, यही हमारी उम्मीद है। आई होप आपको बहुत बहुत मजा आया। फीडबैक देते रहें, आने वाले कौन से सेशन आप चाहेंगे बताते रहें। नमस्ते, जय हिंद।